ठीक। हो गया ना? कहाँ से पता लगा? कहाँ से पता लगा? अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक हो। चलो जी। आज जो है अपन हिंदू मैरिज एक्ट सारा कर लेंगे, इसके साथ में जो है गार्जियनशिप एक्ट सारा का सारा निपटा लेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठना। ठीक है जी। आज जो है अपने को केस लॉज भी सारे के सारे लिखने हैं। इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। तो शादियां शुरू करने से पहले सिंपल एक बार नेचर ऑफ हिंदू मैरिज डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, हिंदू मैरिज जो थी वो एंशियंट समय से बहुत ही प्योर, रिलीजियस एंड होली बॉन्ड कही गई है। ठीक है जी। ये ध्यान रखना, पुराने समय में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते थे शादियों को, जैसे आज हिंदू शादियों को कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, गलत नहीं होता। ठीक है, पुराने समय में नहीं बोलते थे। पुराने समय में क्या बोलते थे? सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब संस्कार। ये एक नेसेसरी संस्कार होता है। जैसे कि नेसेसरी कैसे, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, जन्म संस्कार जो भी होता है, हवन वगैरह होता है किसी फैमिली में, या नामकरण संस्कार होता है, या फिर जनेऊ संस्कार, जो कुछ भी होता है वो होता है। ठीक है जी। फिर विवाह संस्कार होता है, जब वो मनुष्य मर जाता है तो फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं जैसे होता है। ये बिल्कुल मैंडेटरी रिचुअल्स होती थी जो फॉलो करी जाती थी। ठीक है जी। समय के साथ साथ में, ठीक है जी, बहुत सारे चेंज आ गए। ठीक है ना? जो सैक्रामेंट था, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते थे पुरानी हिंदू शादियों को, बोलते थे कि ये अनब्रेकेबल है। ठीक है ना? ये टूटते नहीं थे। ये एटर्नल है। एटर्नल कैसे? सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्म की बात है। ठीक है जी। इंडोजोलेबल इसलिए है क्योंकि हिंदू कंसेप्ट के अंदर, या हिंदू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसके अंदर तलाक जैसी कोई संस्था ही, तलाक नाम का कोई चीज ही नहीं होती थी उसके अंदर। ठीक है जी। लेकिन समय के साथ साथ में देखो, यह अनब्रेकेबल से ब्रेकेबल हो चुकी है। सेक्शन 13 आ चुका है भैया। ठीक है जी। सेक्शन 13 ए, 13 बी भी आ चुका है। ठीक है जी। बहुत सारे प्रोविजन आ चुके हैं जिसमें क्या है, डाइवोर्स लिया दिया जा सकता है। यानी अब अनब्रेकेबल तो रही नहीं, क्या होगी, ब्रेकेबल हो गई है। एटर्नल भी नहीं रही। क्यों? सीधी सिंपल सी बात है, जिस जन्म में हम शादियां कर रहे हैं, ठीक है जी, उस जन्म की ही कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरी चीज तो किसके बारे में बोले? हाँ, ये पंखा कर देना जरा, थोड़ा सा ठंडा ज्यादा हो गया। ये मैं अपना, ठीक हो गया जी। एक जन्म की गारंटी नहीं है तो अनेक जन्मों का तो करें क्या है। यानी तीन जो कंडीशन थी बेसिकली, कौन कौन सी? अनब्रेकेबल और अपना एटर्नल और होलीनेस। उसमें से दो कंडीशन जो है, अनब्रेकेबल और एटर्नल, ये दोनों खत्म हो चुकी हैं। कौन सी बची है? सिर्फ एक ही बची है अभी तक, क्या? कि ये होली बॉन्ड है। ठीक है जी। जो पवित्र अग्नि है उसके चारों तरफ जो है फेरे वगैरह करते हैं, इस कारण से इसको अभी भी पवित्र बंधन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है, अगर हिंदू शादियों को अब बोलेंगे, क्योंकि पीटी में पॉइंट आता है बेसिकली, अगर हिंदू शादियों को बोलेंगे भाई अब क्या नेचर है इसका, कॉन्ट्रैक्ट, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। क्या सैक्रामेंटल है? नहीं है प्योरली, वो भी नहीं है। तो क्या है? सेम्बलेंस ऑफ बोथ। सेम्बलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बॉन्ड। ठीक हो गया जी। चलो, ध्यान रखना ये वर्ड को, सेम्बलेंस ऑफ बोथ। पीटी में बहुत बार पूछ लेते हैं।
कि नेचर क्या है हिंदू मैरिजेस का, क्या है, सेमरेंस ऑफ बोथ है। आगे आ जाओ। हम्म, चलो जी आ जाओ, बेरख पे आ जाओ। आओ सेक्शन नंबर 5, कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज। एक शादी सोलेमनाइज हो सकती है बिटवीन सिर्फ दो हिंदुओं के बीच में इस एक्ट के अकॉर्डिंग इफ यदि नीचे वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, नेमली नंबर 1, किसी भी पार्टी का जो शादी कर रही है फिलहाल उसका कोई दूसरा स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए इस शादी के समय। दूसरा, एट द टाइम ऑफ द मैरिज कोई भी पार्टी जो है इज इनकेपेबल, इनकेपेबल ना हो ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट, के जो वैलिड कंसेंट ही ना नहीं दे सकती हो। टू, इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किस कारण से, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गई है, ठीक है जी, इस कारण से। बी, बी में क्या लिखा है कि देखो एक वैलिड कंसेंट तो दे सकती है वो लड़का या लड़की, ठीक है जी, बट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर, कुछ मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, ठीक है ना। यानी हाँ तो कह ही सकती है या हाँ तो कह ही सकता है शादी के लिए, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, और वो किस प्रकार का है कि कह सकते हैं कि भाई वो अनफिट फॉर मैरिज है। एंड, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, ठीक है ना। एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, किस किस चीज के लिए अनफिट है, शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। सी, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, देखो अनसाउंड भी नहीं है, ठीक है जी, और फिट फॉर मैरिज भी है, फिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी है, लेकिन किंतु परंतु उसको रिकरेंट, रिकरेंट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो सतत जो कंटिन्यूस चीज चलती है वो, उसको कौन से आते हैं, इंसैनिटी, पागलपन के दौरे उठते हैं उसको, ठीक है जी। तो नंबर 3, द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 साल, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल, लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए। 4, वो बेसिकली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के। 5, वो स्पिंडाज नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। अगर ऐसा है तो फिर भैया शादी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं, आ गया, क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, सिंपल कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, अगर एक भी कंडीशन इसके अंदर से टूटती है तो फिर हिंदू शादी नहीं है बेसिकली वो, ठीक हो गया। चलो जी, गॉड हैंक ना, अभी अभी जरूर, चलो आगे आ जाओ। 5 के साथ 7 पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो भाई पागल है नहीं है कोई बात, क्योंकि ये भी लिख दिया कि कोई बात नहीं है, अनसाउंड माइंड है, लेकिन तो भी शादी हो सकती है। लेकिन अगर 7 वाली कंडीशन, सेक्शन 7 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हिंदू शादी नहीं मानी जाएगी। एक हिंदू मैरिज में भी सोलेमिनाइज हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी, किसी भी पार्टी की, ठीक है जी। हिंदू है दोनों के दोनों, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर एक भी हिंदू नहीं है तो ध्यान रखना हिंदू मैरिज नहीं, दोनों हिंदू हैं, और दोनों अगर परिवार है उनके, ठीक है जी, तो उन परिवार या तो लड़की के परिवार की सेरेमनीज होनी चाहिए या फिर लड़के के परिवार की सेरेमनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो लड़का है हिंदू और लड़की है सिख और सेरेमनी करवा रहे हैं बुद्धिस्ट, नहीं होगी शादियां, सही। चलो, दो सिर्फ डिक्लेरेटरी है, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन है, क्या कह रहा है कि ये जो राइट्स एंड सेरेमनीज है अगर इनके अंदर सप्तपदी इंक्लूडेड है ना तो शादी कब बाउंड हो जाएगी, that the taking of सातवां फेरा या सातवां स्टेप by bridegroom and bride jointly एक साथ before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding। अगर लड़के की जो रीति रिवाज है या फिर लड़की जिसके अनुसार शादी हो रही है, अगर उस उन रीति रिवाजों में यदि 7 फेरे हैं तो शादी बाइंडिंग हो जाएगी, हिंदू शादी 7वें फेरे पर, ठीक है ना, सिंपल। ध्यान रखना सेक्शन 7 नहीं कह रहा है कि सप्तपदी कराओ, सेक्शन 7 नहीं कह रहा है कि 7 फेरे कराओ, बस वो सिंपल इतना कह रहा है कि अगर लड़के या लड़की के रीति रिवाजों में संस्कारों के अंदर 7 फेरे हैं तो कोई बात नहीं, शादी बाइंडिंग हो जाएगी 7वें फेरे पे, डन हो गया। हाँ सेक्शन 7 को याद कर सकते हैं 7 फेरे के नाम से, ठीक है जी। 5 के अंदर 5 कंडीशंस हैं, सिंपल। 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस,
ठीक है। रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है। और किस लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि एविडेंस क्रिएट कराया जा सके, यानी कोई किन्हीं दो बंदों के बीच में शादी है कि नहीं है, इस चीज को प्रूव या डिसप्रूव करवाया जा सके कोर्ट के सामने, बस। और कोई भी पर्पज नहीं इसका। देखो जरा, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, बस दैट्स इट। आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ना है तो सिंपल 8 के 2 का लास्ट। लेट से अगर कोई बंदा या बंदी अपनी शादी रजिस्टर ना करवाए तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है ना, ये पनिशमेंट के जैसा फाइन लगता है, पनिशेबल विद ए फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 रुपए। बस इतना काफी है। ठीक है जी। इसके ऊपर केस है, जरा वो केस लो, लिख लो। हिंदू मैरिज एक्ट की विषय वस्तु नहीं है, शादी करनी मर्जी है किसी से करो, बट हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं। मैं कह रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं हुई। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होगी तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में डिवोर्स मिलेगा। शादी हो रखी है, निकाह, शादी को तो बोल रहे हैं हम मुस्लिम मैरिज, ठीक है। तो हिंदू डिवोर्स कैसे मिलेगा? हिंदू मैरिज एक्ट का डिवोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे ये हीरो हीरोइन होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, ये अलग अलग रड़म फड़म करके किसी से शादी कर देते हैं, ठीक है जी। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में चलता है। ठीक है ना। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही डिवोर्स मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जाके। ठीक हो गया। चलो, 25 रुपए, ध्यान हो गया। इस पर कौन सा केस लिखा हुआ है अश्विनी? बहुत तार लगाया हुआ है केस के ऊपर। मैं शायद दूसरा अपना ईमेल निकाला है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो जरा मेरे पे लिखा हुआ विकास, कौन सा लिखा हुआ? अश्विनी वर्सेस मीना है क्या? यार चलो मैं देख के बताऊँ। डायरेक्ट ही दूसरा उठाना है। हाँ, सीमा वर्सेस अश्विनी, सेक्शन 8 पे लिख लो। ठीक है जी। सेक्शन 7 पे लिख लो, डॉक्टर N A मुखर्जी वर्सेस स्टेट, 1969। ये किस में है? ये सेरेमनीज पे है बेसिकली। ये डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं, ठीक है जी। किसी को दूर से काली का मंदिर दिखा देते हैं, वो काली माता को साक्षी मान के तुझे मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। रात को वे चांद को साक्षी मान लिया, सवेरे सूरज को साक्षी मान लिया, ठीक है जी। लेकिन अगेन, ना तो ये सूरज को साक्षी मानने वाले संस्कार, ना तो डॉक्टर N A मुखर्जी की फैमिली में है शादी करने के लिए, ना ही उन लेडीज के। ठीक है ना, तो कोई शादी बाइंडिंग नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट करो, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। है, हाँ 7 पे ही। बेसिकली क्या करते हैं सरला मुद्गल के अंदर, देखो बड़ी सरल सी बात है। कोई सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए क्या करता है, इस्लाम कबूल कर लेता है और दूसरी शादी कर लेता है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी नहीं है। जैसे धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली, स्वर्ग स्वर्गीय धर्मेंद्र हो गया अब तो। ठीक है जी, दूसरी शादी कर ली। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी नहीं भाई, वो कोई दूसरा, कोई शरिया लॉ है या फिर मुस्लिम निकाह एक्ट है, उसके हिसाब से, शरिया एक्ट के हिसाब से वो बढ़ता होगा वहां, यहाँ तो बढ़ता है। बाद में फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी पड़ी, ये बात अलग है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना इस एक्ट में वो शादी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये 7 फेरों के लिए केस लो, लिख लो, बहुत बार पूछते हैं ये। लिखो, भोरी लाल, स्पेलिंग की परवाह मत करना, ठीक है ना। भोरी, BHAURI, भोरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ, वर्सेस कौशल्या, स्टेट ऑफ कौशल, स्टेट ऑफ कौशल्या मत लिखना, सिंपल कौशल्या लिखना। ये राजस्थान हाई कोर्ट का है, बस इतना लिखना, साइटेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर स्पेसिफिक बोला है कि सप्तपदी, जो ये वर्ड लिखा है सेक्शन 7 के अंदर, इसका मतलब 7 फेरे नहीं, इसका मतलब 7 वचन है। रजिस्ट्रेशन बुक हो गया आपका, ठीक है जी। आओ सेक्शन 9 पे आ जाओ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कॉन्जुगल मतलब वैवाहिक, राइट मतलब
अधिकार, हकूक। ठीक है जी। व्हेन कोई भी पार्टी, हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ कर जाती है, दूसरे कर जाता है, कर जाती है दूसरे की सोसाइटी से, ये जो एग्रीव्ड पार्टी है क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। कैसे? एक पिटीशन डालकर। कौन सी? आरसीआर की। कहां पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अंडरलाइन करते हुए चले जाना, एग्रीड पार्टी, अंडरलाइन अप्लाई, अंडरलाइन पिटीशन, अंडरलाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किस चीज की? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, आरसीआर की। किस पर? ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रूथ। और यह कोर्ट सेटिस्फाई होने पर ट्रूथ के विषय में उस स्टेटमेंट के, मेड इन सच पिटिशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड। और किस चीज पर विश्वास कर लिया कोर्ट ने कि कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि क्यों ये एप्लीकेशन जो है ग्रांट ना करी जाए, क्यों ना ये ग्रांट कर दी जाए। कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिस कारण ये एप्लीकेशन विड्रॉ या फिर रिजेक्ट कर दे हम। मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे? आरसीआर की डिग्री कर देंगे। सीधी सिंपल सी बात है। एक बंदा दूसरे की कंपनी है, दूसरे को छोड़कर चला गया है, सीधा सिंपल सी बात है, विड्रॉ कर गया है सोसाइटी से, डिवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो लड़का या लड़की क्या करेंगे? घर बसाने का दावा डालेंगे। सिंपल। चलो, आरसीआर में सिंपल। इसके अंदर केस लिखो। इसके अंदर जो मोटा मोटा केस बनता है वो बनता है जब वाइफ बेसिकली दूसरे शहर में जाके नौकरी करने लग जाती है। ठीक है ना? मोटे मोटे बस इसके अंदर यही केस बनते हैं। एक हिरारकी है बेसिकली, इसी हिरारकी में, इसी ऑर्डर में ये केस लो लिख लोगे तो ठीक रहेगा। ये छोड़ने जैसा काम। कोई लेके आया क्या? नोट्स लेके आए? नोट्स लेके आए? ना लेके। लिखो केस का नाम, कैलाशपति वर्सेस अयोध्या प्रसाद। ये अपने हाई कोर्ट का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1977। अगेन, कैलाशपति वर्सेस अयोध्या प्रसाद 1997, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है जी। इसमें डायरेक्शन दी थी अपने हाई कोर्ट ने कि वाइफ को हस्बैंड के पास ही रहना पड़ेगा। वाइफ है जॉब पे दूसरी जगह पर। ठीक है जी। ऐसा ही एक वाइस वर्सा केस लिखो। लिखो शांति वर्सेस रमेश 1971, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है जी। वाइफ बेसिकली नहीं रहती है हस्बैंड के साथ में क्योंकि जॉब है। ठीक है ना? ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि वाइफ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी और ज्वाइन करना पड़ेगा घर को। ठीक है जी। नेक्स्ट केस लिखो। बहुत बार पूछते हैं, मिर्चूमल। मिर्चूमल वर्सेस सिंपल देवी। हाँ, देवी। देवी 1977, राजस्थान हाई कोर्ट। एक और केस लो, बहुत बार पूछते हैं, बकरे वर्सेस बकरे। BAKRE, बकरे वर्सेस बकरे। बकरे या बाकरे जो भी। 1991, बॉम्बे हाई कोर्ट। इन्होंने भी इसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना है। ठीक है जी। बेरेट के अंदर अगर आपके पास यूनिवर्सल का बेरेट है तो उसके अंदर पहला केस मिलेगा आपको, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो इसको।
इसके नीचे एक और हेडिंग होगी रीजनेबल कोज। रीजनेबल कोज के नीचे केस लिखा हुआ है कमला देवी वर्सेस शिवा कुमार। यहीं पर भी आप शांति देवी वर्सेस बलबीर सिंह का भी केस लिख सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट का, बहुत फेमस है। सेक्शन 10 के ऊपर ये कैलाशवती वर्सेस अयोध्या अयोध्या प्रसाद का अपने हाई कोर्ट का ये आ ही गया है। अगर आपके पास है तो इसको अंडरलाइन कर लेना। आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन नो की। जहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, ये जो बर्डन है प्रूविंग के रीजनेबल एक्सक्यूज है, वो किस पर रहेगा? शेल, शेल है अंडरलाइन कर लेना, बी ऑन द पर्सन, उस बंदे पर हु जिसने विड्रॉ किया है सोसाइटी को, हस्बैंड या फिर वाइफ। ठीक हो गया जी। इसमें एक सुदर्शन का केस और है, मुझे उसकी पर्टिकुलर हेडिंग याद नहीं आ रही, वो सुप्रीम कोर्ट के विचार है। बेसिकली ये जो हाई कोर्ट का झगड़ा हुआ था कि भाई कुछ लोग, कुछ हाई कोर्ट क्या मानती थी कि भाई वाइफ अगर बाहर जॉब कर रही है तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है, वो अलग रह सकती है, विड्रॉ कर सकती है सोसाइटी से। ठीक है जी। कुछ हाई कोर्ट क्या मानती है कि बेसिकली जो वाइफ है वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती है नौकरी करने के लिए, तो इसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना है, और उन केसेस के अंदर ठीक है जी उसको बोल दिया है वाइफ को कि भैया तू जा और ज्वाइन कर अपना घर। ठीक है ना। वो सुदर्शन, सुदर्शन की हेडिंग से है, मैं केस रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, और ये आज ये रजिस्टर भी गलती उठा रहा है। दो इट इज द रजिस्टर ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, हाउएवर नॉट द सफिशिएंट वन। चलो इसको कल भी कर लेंगे, एक केस है, एक केस लो उसको देखें। चलो, जुडिशियल सेपरेशन। ईदर पार्टी टू ए मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अंडरलाइन कर लो, दोनों के दोनों है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक्ट आने से पहले ये शादी सोलमनाइज हुई है या बाद में। में प्रेजेंट कर सकते हैं एक पिटीशन, किस चीज के लिए? डिग्री के लिए, किसी जुडिशियल सेपरेशन की, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड, किसी एक ग्राउंड पर जो कि स्पेसिफाइड है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में। एंड इन द केस, और इस केस के अंदर यदि वाइफ ऑल्सो ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड, अगर वाइफ जुडिशियल सेपरेशन ले रही है तो उसके पास एक ग्राउंड और है सेक्शन 13(2) के अंदर जो भी लिखा हुआ है, देयर ऑफ एज ग्राउंड्स ऑन व्हिच ए पिटीशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। ठीक है जी, सिंपल हो गया। सिंपल पिटीशन तो डालनी पड़ेगी जुडिशियल सेपरेशन की। नंबर 2, जहां पर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास, जहां पर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हो चुकी है, इट शैल नो लॉन्गर बी ओब्लिगेटरी, अब कोई ओब्लिगेशन नहीं है फॉर द पटिशनर, पटिशनर के लिए कि वो कोहैबिट करे, सहवास करे, किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ। परंतु कोर्ट में, ये जो कोर्ट है, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द पटिशन, ठीक है जी, किसी एप्लीकेशन पटिशन के द्वारा, ठीक है जी, या फिर ईदर पार्टी के द्वारा, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो भी स्टेटमेंट बनाई गई है, पिटीशन या एप्लीकेशन बनाई गई वो सत्य है, मेड इन सच पिटीशन रिसाइंड कर सकती है डिग्री को। इस डिग्री, ये जो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है, इसको रद्द कर सकती है यदि इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो, अगर कोर्ट के हिसाब से ऐसा करना रीजनेबल है, ठीक है जी, तो ही। ध्यान रखो, अगर दो पार्टी गई हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर गए हैं कोर्ट के सामने, ठीक है ना, और सीन क्या है, बहुत झगड़े चल रहे हैं, ठीक है जी, कोर्ट को नहीं लगता कि भैया, क्योंकि कोर्ट को कंसिडरेशन तो एक बार करना है, उनके बीच में रिकंसिलेशन तो एक बार करना ही करना है, ठीक है जी, लेकिन कोर्ट को अब रिकंसिलेशन करने के बावजूद ये लगता है कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तो उनको डाइवोर्स मिलेगा। लेट से, क्योंकि 10 के साथ जो है सेक्शन 13(a) भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 13 मैं थोड़ा जंपिंग भी अभी करा दूंगा शुरू, ठीक है ना। अब सेक्शन 13(a) में क्या लिखा है कि अगर डाइवोर्स की भी पिटीशन आई है तो भी यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, एक फेयर चांस तो उनको देना चाहिए, मान लो बिल्कुल नया नया सा जोड़ा है, ठीक है जी, वो खामखा की शादी करके, ठीक है ना, 1 साल के बाद डिवोर्स लेने के लिए पहुंच गया, तो कोर्ट क्या करता है उन केसेस के अंदर, इन जनरल जो मैंने देखा है, ठीक है, उनको बोलता है भाई तुम लोग टाइम ले लो। वैसे भी डाइवोर्स की पिटीशन है, तू इसके खिलाफ एडल्ट्री का लगा रहा है या तेरे खिलाफ एडल्ट्री का लगा रही है, ठीक है जी, प्रूव होने वाला है नहीं, 1-2 साल वैसे ही लग जाएंगे, मैं सिंपल जुडिशली तुमको सेपरेट कर देता हूँ, तुम सोच लो अपना। ठीक है, तुम्हारा बसता हो तो तुम्हारे पास 1 साल रहेगा, तुम मेरे को बता देना, मैं जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को मैं इसको रिसाइन कर दूंगा, रद्द कर दूंगा, नहीं बनता होगा तो कोई बात नहीं, एक एडिशनल ग्राउंड मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना, क्योंकि एडल्ट्री तो वैसे ही प्रूव नहीं होती, उसके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। ठीक है, आओ जरा 10 के साथ में ही एक बार 13(a) कर लेते हैं।
अल्टरनेटिव लीव इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट में है, ऑन ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और प्रोसीडिंग किसी की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की है, बाय डिग्री ऑफ डाइवोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटिशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड मेंशन इन क्लोज 2, 6, 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। इसको जरा अंडरलाइन कर लेना जो भी टेस्ट दे रहा है। द कोर्ट में इफ इट कंसीडर्स इट जस्ट, अगर कोर्ट को यह लगता है कि ठीक है सो टू डू, ऐसा करना, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, पास इंस्टीड ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, उनको डाइवोर्स देने के लिए क्या कर देंगे, उनको जुडिशियली सेपरेट कर देंगे, सेक्शन 10 की डिग्री देंगे। ठीक है ना, 13 की डिग्री नहीं देंगे, 10 की डिग्री देंगे। वापस रिज्यूम कर लो सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 के अंदर कुछ नहीं है, सेक्शन 10 का एक पॉइंट और है जो बेसिकली आपका सेक्शन 13 के अंदर आएगा। आओ जी जरा, वॉइड मैरिजेस। देखो जी, एनी मैरिज, कोई भी मैरिज सोलेमिनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो इस एक्ट के कमेंस होने के बाद सोलेमिनाइज हुई है, शैल बी नल एंड वॉइड, कैसी रहेगी, नल वॉइड रहेगी। एंड में ऑन ए पिटिशन, और एक पिटिशन पर जो कि प्रेजेंट करी गई है किसी भी पार्टी के द्वारा, यस, चाहे हस्बैंड या फिर वाइफ, ध्यान रखना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, अगर डाइवोर्स की पिटिशन डालनी है तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, फैमिली या फिर पैरामोर या फिर बच्चे ना, नो। अगेंस्ट दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के खिलाफ, पीस ऑफ डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री ऑफ न्यूलिटी, कब, यदि कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है जी, एक में क्या था, बाइगमी, स्पाउस लिविंग, 4 प्रोहिबिटेड डिग्रीज, 5 में इसमें डाल। ठीक है जी, अगर स्क्विंडाज में शादी हो गई है तो भैया डाइवोर्स लेने की बजाय अच्छा है, एक तो ना, अगर कस्टम अलाउड हो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट वैलिड वैलिड, फिर वो डिक्लेयर हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया ना, ऐसे ही। देखो स्पिंडाज में तो खैर है नहीं ऐसा, ठीक है ना, लेकिन लड़ से किसी के वो कस्टम है कि स्पिंडाज में शादी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अब जैसे जंगलों के अंदर जो अपनी कम्युनिटीज रहती हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, ठीक है जी, तो कर लेते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। ये सेक्शन 5(1) की, 4 की और 5 की यदि कंडीशन भंग हो गई है तो पार्टी फ्री है, अगर वो चाहे तो अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। वॉइड डिक्लेयर कराने का फायदा क्या है, कि ऐसे ही हो जाएंगे जैसे उनकी शादी हुई नहीं थी। अगर डिवोर्स लेंगे तो डिवोर्सी का टाइटल लग जाएगा, टैग लग जाएगा, ये कौन है भाई, ये तो तलाक ले रही है, या ये कौन है, ये तो तलाक ली आंट है। ठीक है ना, कल को दूसरी रिश्ते रास्ते करने में थोड़ी दिक्कत वगैरह आई। चलो, 12, वॉइडेबल मैरिजेस। इसके अंदर केस है सेक्शन 11 में, लिखो जरा, एम एम मल्होत्रा वर्सेस, बहुत 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 पूछते हैं, एम एम मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सिर्फ इतना बताया है, 2006 सुप्रीम कोर्ट, इस केस के अंदर सिर्फ इतना बताया है कि ये जो सेक्शन 11 की जो रिश्ते होते हैं, जो वॉइड मैरिज होती हैं, ये वॉइड एब इनिशियो होती हैं, इनको इवन डिक्लेरेशन कराने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन डिक्लेरेशन किस लिए कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है ताकि कल को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल या फिर लेजिबल इलेजिबल कोई कॉन्सिक्वेंस ना आ जाए। ठीक है, सिर्फ इतना सा। आओ जी, सेक्शन 12, वॉइडेबल मैरिजेस। यस, ये वो वाली शादियां हैं जो दोनों पार्टी की तरफ से वॉइड नहीं है। ये ऐसी शादियां होती हैं जो एक पार्टी की तरफ से एब्सोल्युटली वैलिड होती हैं और दूसरी पार्टी की तरफ से वॉइडेबल होती है। अब जिस पार्टी की तरफ से ये शादियां वॉइडेबल होती है, सिर्फ उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो पिटीशन डाल दे कोर्ट में और इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा दे। इसमें भी वॉइड ही डिक्लेयर होगी। जिस पार्टी के बिहाफ पे शादी वैलिड है उसके पास कोई राइट, वो वो अपना घर पे आराम से बैठे। सिंपल हो गया, चलो। चलो, एनी मैरिज सोलेमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर बिफोर और आफ्टर, इसको अंडरलाइन करें। जिस जिस सेक्शन में बिफोर बिफोर लिखा हुआ है, जिस जिस सेक्शन में आफ्टर आफ्टर लिखा हुआ है, जिस सेक्शन में बोथ लिखा हुआ है, सब कुछ अंडरलाइन करना है आपको। एडिशनली सवाल है, ठीक है जी, एसपीएससी का मामला है, ठीक है जी, तो रिस्क नहीं लेना। कोई भी शादी जो कि सोलेमनाइज हुई है
वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी वॉइडेबल, वो वॉइडेबल होगी, एंड मे बी एनल्ड बाय ए डिक्री, और उसको एनल यानी खत्म किया जा सकता है एक डिक्री के द्वारा। डिक्री कौन सी? डिक्री ऑफ नलिटी, यानी वो डिक्लेयर कर देंगे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, कोई भी नीचे वाला जो ग्राउंड रहेगा, दैट के पहला ए मैरिज जो है हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट। अरे भैया ये शादी तो कंज्यूम ही नहीं बोले। देखो शादी के विषय में दो टर्म्स आती हैं, सोलेमिनाइजेशन, कंज्यूमेशन। सोलेमिनाइजेशन जो भी रीति रिवाज है, फेरे हैं तो फेरे, अरे भाई फेरे नहीं है तो बैठ के आजकल वो कस्में वादे करवा देते हैं, वो इसको बोलते हैं सोलेमिनाइजेशन। कॉन्जुमेशन जब शादी करके शादी कंज्यूम करोगे, सहवास संभोग करोगे, इसको बोलते हैं कंज्यूमेशन। ठीक है ना, नॉट इवन इंसिडेंट ऑफ वन नाइट और वन डे ओनली, ठीक है जी, वो जब तक साथ रहेंगे ये कंज्यूम ही तो कर रहे हैं। लेट से एक ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की के साथ शादी होगी, वो कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, देखो हम तो मैच्योर हैं, हम तो ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना सेक्सुअल इंटरकोर्स हम जैसे जिनकी शादी होनी है उनको तो उनके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट भाई वकील हो, ठीक है ना। देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो बेसिक नीड की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है ना। वाइफ या हस्बैंड बहुत अच्छा है भाई, सारा का सारा सुनने का है, बट वो सेक्सुअली कंज्यूमेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब किन्नर है, नपुंसक, किन्नर कहना उचित नहीं है, नपुंसक। ठीक हो गया, सिंपल होगा, ग्राउंड बन जाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात है, डिवोर्स का क्यों टाइटल लगाओगे? ठीक है ना, तलाक तलाक किया है, तलाक कौन तलाक करने का क्यों आप टैग लगाएंगे? सीधा 12 में डालेंगे और वाई डिक्लेयर करवा लेंगे। ठीक हो गया, चलो ठीक। इसके अंदर एक टर्म आती है क्वाड हैंक और क्वाड हंक। मैं आपको केस लो बताता हूँ बड़ा जल्दी जल्दी में, ठीक है जी। मैंने 2009 में प्रैक्टिस ज्वाइन करी, ठीक है जी, तो केस आया। अब होता क्या था, ये सेट फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट में क्या आ गया कि भाई डाइवोर्स क्यों मांग रही है लड़की, कि ये लड़का जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। उस समय ट्रेंड बन गया था कि भाई सारे लड़कों को वो बताना कि भाई ये जो है इंपॉर्टेंट है। चलो जी आ गया। अब हम हम बेसिकली लड़की की तरफ से थे, ये हमारा बना हुआ था, ठीक है जी। हमारे जो सीनियर साहब थे वो लड़की की तरफ से थे, ठीक है जी। सीधा सिंपल है, अब उस लड़के के ऊपर बात आ गई। सामने वाला जो एडवोकेट था वो इतना मैच्योर इनफ नहीं था, तो वो अपने जो पार्टी है उसकी तरफ से एविडेंस दिलवाता है क्या, ये एविडेंस दिलवाता है कि भाई इसकी जो है ना मतलब मोर देन एक दर्जन गर्लफ्रेंड रही। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ना है, ठीक है ना। तब ये टर्म आइए काम में क्या, हमने कहा कि मान लिया जी इसकी 200 गर्लफ्रेंड है, संजय दत्त के बाद ये अवतार पैदा हुआ है, ठीक हो गया। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, यह जो इम्पोर्टेंसी है जो सेक्शन 12 के ए में लिखी हुई है, एक के ए में लिखी हुई है, उस इम्पोर्टेंसी में इम्पोर्टेंसी टुवर्ड सिंगल वुमन या फिर गर्ल लिख देता हूं, ठीक है ना। लेट से 12 गर्लफ्रेंड है उसकी, सारी की सारी लेट से सेटिस्फाइड है भैया सेक्सुअली, लेकिन वो अपनी वाइफ को जो है नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है जी, वहां पे वो इवन इरेक्शन भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट बन गया है। वो कौन है? वो है क्वाड हैंक। ऐसे ही वाइस वर्सा, अब देखो ये कहना उचित है कि नहीं है, लेकिन बराबर तो करना ही पड़ेगा। एक ऐसे ही वाइस वर्सा कोई लड़की है, उसके 12 बॉयफ्रेंड है, लेकिन अपने हस्बैंड को वो नहीं शारीरिक सुख दे पा रही है, ठीक है ना। ध्यान रखना वो कौन है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्वाड हंक। ठीक हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर सेक्शन 12 एक के ए में यहाँ पर इंपोर्टेंसी का मतलब कि वो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही, बांझ है, या फिर वो पुरुष फर्टाइल नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही लेना देना।
बी, दैट मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 2 ऑफ 5। सेक्शन 5 के 2 में क्या था, सेक्शन 5 में तीन चीजें थी, कौन सी, अब्बा डब्बा जब्बा। ठीक है जी, अब्बा में क्या था कि भैया वो एक वैलिड कंसेंट नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। दूसरे, अब डब्बा में क्या था कि बेसिकली वो वैलिड कंसेंट तो दे सकती है बट अनफिट फॉर मैरिज है, प्लस प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। जब्बा में क्या है, सीधा सिंपल रिकरेंट ऑफ अटैक्स ऑफ इंसैनिटी में रहता है। ठीक है जी। अब क्या है, आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। आ जाओ। सी, दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, कि जो पिटिशनर की कंसेंट है ना, या फिर जहां पर कंसेंट ली गई है किसकी, गार्जियन की, किसी भी शादी के लिए पिटिशनर के बिहाफ पे, was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of child marriage restraint agreement। छोड़ दो इसको, 1978 इसको छोड़ दो। The consent of such guardian was obtained by force, उस गार्जियन की कंसेंट, ठीक है ना, या फिर उस लड़की की या लड़के की कंसेंट कैसे ली गई है, फोर्स से ली गई है, और बाय फ्रॉड से ली गई है। एज टू द फ्रॉड किस चीज के रिगार्डिंग है, नेचर ऑफ सेरेमनीज के रिगार्डिंग है, और एज टू एनी मटेरियल फैक्ट के रिगार्डिंग है, और सरकमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है जी। मैं एक केस लो याद कर पा रहा हूँ, ठीक है जी, एक डाइवोर्स करवाया था बिल्कुल लोकली, गांव वगैरह का नाम नहीं लेंगे। ठीक है जी। सीन क्या था, एक था लड़का एक थी लड़की। ठीक है जी। अब क्या है, दोनों का बहुत, भैया शादीशुदी नहीं होगी थी, इनके कुछ ज्यादा ही कुछ पक्की यारियां होती है। चलो जी, ठीक है जी। हुआ क्या, लड़के ने जो है खूब शोषण किया उस लड़की का। ठीक है जी, भाई शादी तो तेरे से ही करूंगा। अब हुआ क्या, जब शादी का समय आया तो वो लड़का बोला कि भाई मैं तो मम्मी की मर्जी से शादी करूंगा। ठीक है जी। लड़की भी कम नहीं थी, लड़की बोलती मैं इसे बदला लूंगी। लड़की क्या करती है, उसी अपने बॉयफ्रेंड के पक्का बॉयफ्रेंड, ट्रू बॉय जो भी, बेस्ट बॉयफ्रेंड जो, अपना जो बॉयफ्रेंड है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स को पटा के उसके साथ एक खामखा की शादी रच लेती है। ठीक है जी। वैसे वो जाके अपना वरमाला करवा करू के आर्य समाज मंदिर में, पुराना केस बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 8-9 साल पुराना। ठीक है जी। वो खाम खाए जाके अपना ब्याह रच ले उसने। चलो जी, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब उस लड़की की भी शादी होती है। घर वालों को थोड़ी ना पता है, वो तो अपने ट्रू बॉयफ्रेंड को जनाने के लिए एक अनट्रू बॉयफ्रेंड बनाया, उससे शादी कर दी। ठीक है जी। अब सीन क्या है, उसका पिताजी, लड़की का पिताजी कहता है कि भाई तेरी तो शादी करनी है। अब सीन ये है कि ये जो नकली बॉयफ्रेंड है, ये असली प्यार में पड़ गया है। ठीक है जी। तो अब क्या है, एक सिंपल सी पिटीशन बनाई जाती है। ठीक है जी। खैर जज साहब को समझाना बहुत पड़ा, ठीक है ना, बट द लेडी जज वाज वेरी फाइन, वेरी इन एब्सोल्यूट माउंटेन ऑफ द नॉलेज। ठीक है जी। हमने एक बार उसको समझाया, ठीक है ना, और वो समझ गई। ठीक है जी। उस लड़के से किस तरह से पीछा छुड़वाया, कभी कोई मौका मिलेगा तो, क्योंकि लड़का बहुत बिल्कुल सेंटी हो गया। उसके तो हाथ भी चेक करे, कई कट के निशान थे। भाई ये मरेगा, ठीक है ना, और ये मजाक में मर जाएगा। ठीक है, या दीदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर जी उसका क्या करना है, फिर हमने पूछा उसे कि उसका क्या करना है, बोले जो आप तो क्या, कोई बात नहीं देखेंगे। देखा अगर वो वापस आ गया तो भले मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, छोड़ूंगी नहीं मतलब हम एक्स्ट्रा मेडिटेट कर देंगे, वाह चलो जिसे जो भी। ठीक हो गया, चलो। लड़के के बारे में बोल दिया क्या, अरे लड़का इतना खूबसूरत है, ठीक है ना, बस चांद ही है आप ये समझ लो। ठीक है ना, आपकी लड़की तक 21 से पढ़े हैं, ठीक है ना भाई, और वो लड़की वही, अब चमड़ी का देखो, चमड़ी का तो लोभ होता ही है, ठीक है ना, पता होगा ना, जवान का, चमड़ी का, ठीक है ना, पैसे का लालच, ये मतलब ये इंसानी जो वो भोग की वस्तु ऐसी होती है, बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है ना, और गोरी चमड़ी तो हिंदुस्तानी तो वैसे ही पागल है। एक अंग्रेज कुछ भी कह दे बस उनको तो वही। ठीक है जी। अब सिंपल हुआ क्या, लड़का सहरा हटा ही नहीं रहा है, घोड़े पे बैठा है, सहरा नहीं हटा रहा है। ठीक है जी, सहरा हटा के देखा है, जेड ब्लैक है। ठीक है जी। सिंपल, अगर चाहे तो हो सकता है यहाँ पे डल सकता है, देखो हाँ, और या फिर फ्रॉड हो गया है। ठीक है जी, किसी सेरेमनी के रिगार्डिंग हो गया है, या फिर मटेरियल फैक्ट है। ठीक है जी। लड़का क्या नाम बता रहा, लड़का नाम बता रहा राज, असली नाम क्या है, अब्दुल। यहां डल जाए, अगर शादी है तो हिंदू बच्चियों के लिए जगह बची हुई है। ठीक है जी। वॉइड डिक्लेयर कराना, डाइवोर्स मत लेना। ठीक है ना। चलो जी, ये वीडियो अगर कभी फ्लोट फ्लॉन्ट होगी, ठीक है ना,
तो खाम खा टैग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों खाम खा तलाकी का वो करना। ठीक है जी, सीधा सिंपल वापस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, एलिजिबल बैचलर हो जाओ दोबारा से। डी। हाँ, केस लो लिख लो जरा। बड़ा फेमस केस है, और हरियाणा में तो बार बार पूछते हैं, राइस वर्सेस राइस। हाँ, ये इस पे है, सी पे। हाँ, जबरदस्ती फेरे में बिठा देते हैं लड़के को, कनपटी में बंदूक लगा के। ठीक है जी, डी भी आ जाओ। जहां पर दैट केक रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट। यस, रिस्पोंडेंट को अंडरलाइन करो, पेटिशनर नहीं है। रिस्पोंडेंट जो है वो थी प्रेग्नेंट, यानी रिस्पोंडेंट 12(1) के डी के अंदर रिस्पोंडेंट हमेशा वाइफ रहेगी, हस्बैंड नहीं रहेगा, ध्यान रखना। 12(1) के डी में जो पेटिशनर है ऑलवेज हैव टू बी हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा प्रेग्नेंट होगा। Was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner। किस समय? At the underline at the time of the marriage। केस का नाम लिख लो, महिंद्रा वर्सेस सुशीला राय, सुशीला बाई। महेंद्र वर्सेस सुशीला बाई, 1965, सुप्रीम कोर्ट। आओ जरा आगे आ जाओ। नंबर 2, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन ए। सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। नो पिटिशन फॉर एनेलिंग मैरिज, कोई भी पिटिशन एनेलिंग ऑफ मैरिज के लिए ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज सी, जो कि क्लोज सी के अंदर डाली गई है ऑफ सबसेक्शन 1 में, शैल बी एंटरटेन, एंटरटेन नहीं होगी इफ यदि द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैड बीन सीज। ठीक है, जो भी फोर्स था, ठीक है जी, 1 साल गुजर चुका हो चुका उस फोर्स उस फ्रॉड को सीज हुए। ठीक है ना। देखो, शादी तो जबरदस्ती हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भाई बढ़िया सेटिंग हो गई है हस्बैंड वाइफ की। ठीक है जी, कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है। ठीक है ना, फोर्स हट चुका है, हस्बैंड भी खुश है, या फिर वाइस वर्सा, अगर फोर्स से वाइफ लेकर आई गई है तो वाइफ भी खुश है। कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया सुख में जीवन चल रहा है। चलो, बिल्कुल ठीक बात है। आओ जी जरा आगे। नहीं होगी उसकी जो भी ये पिटिशन एंटरटेन नहीं। नंबर 2, द petitioner has with his or her full consent lived with the other party। अपनी पूरी फुल कंसेंट के साथ दूसरी पार्टी के साथ रह रहा है पिटिशनर। ठीक है ना, या रह रही है। पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ, या हस्बैंड है वाइफ होने के नाते, आफ्टर द फोर्स हैज सीज, और फोर्स जो है ऑलरेडी सीज हो चुकी है, और एज द केस में भी फ्रॉड डिस्कवर का पता लग गया। ठीक है जी, अब लेट से उसको पता लग गया भाई इसका नाम राज नहीं है, अब्दुल है। ठीक है भैया, रह रही है, ठीक है। बी, ऑन द ग्राउंड जो कि स्पेसिफाइड है क्लोज डी में, वही प्रेग्नेंट लेडी वाला, ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन, एंटरटेन नहीं करी जाएगी अनलेस, जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज इग्नोरेंट था भैया उस फैक्ट के बारे में। ठीक है ना, उसको नहीं पता था, किसको? पिटिशनर को, हस्बैंड को नहीं पता था। दैट के ये जो प्रोसीडिंग्स हैं हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ ए मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट एंड इन केस। और ये जो केस जरा है ना जी 12(1)(d) का, यह अगर यह शादी 1955 18 मई 1955 से पहले हुई है तो 18 मई 1955 से लेकर 1 साल 1956 तक, यानी 17 मई 1955 तक डल गया है। या फिर इस एक्ट के आने के बाद यदि ये शादी हुई तो विद इन 1 साल के बाद जो है, 1 साल के अंदर अंदर जो है ये केस आ गया है। दैट मैरिटल इंटरकोर्स, कि कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस नहीं हुआ है सिंस द डिस्कवरी ऑफ द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड, के वो वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके बाद कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। यस, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हो रही है। ठीक है जी, अगर एक बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, ठीक है जी, तो वही बात है, अब कंसेंट नहीं प्रूव कर पाओगे भैया कि मेरी कंसेंट नहीं थी, ये हस्बैंड प्रूव नहीं कर पाएगा। हम स्पेसिफिक सेक्शन 12(1)(d) की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, केस लिखो जरा इसके अंदर। ये जो 12 का 2 का B का 3 है, इसमें जरा लिखो, महेंद्र वर्सेस बिकर सिंह। सर रिपीट करने एक बार। चलो,
एक केस लो और लिखो, नंद किशोर वर्सेस मुन्नी बाई। इस केस के अंदर बोला गया है कि जो सेक्शन 12(2) जो है, उसके अंदर 12(2) के बी की जो तीन कंडीशन है, ये तीनों की तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। ठीक हो गया? चलो। सर इससे पहले जो केस बोला उसका बताने एक बार नाम। एक सेकंड, एक सेकंड, शायद कोई बोल रहा है, एक सेकंड। ये कैसे होगा? पार्टिसिपेंट्स, मेरे को, हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या शिवानी जी? सर जो ये नंद किशोर से पहले वाला केस बताया आपने, 12(2)(b)(3) वाला, कौन सा केस है हाँ सर, एक जी, बार ये बता। मेरे को एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी, एक सेकंड को, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक सेकंड। कहाँ से करूँ? यहाँ से हो सकता है ना, ये स्पीकर। बोलिए। हाँ, जरा एक बार थोड़ा तेज बोलो शिवानी जी, आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है। सर जो केस बताया अभी दो आपने, फर्स्ट वाला कौन सा बताया, एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया है, महेंद्र वर्सेस बिक्कर सिंह। ओके सर, ओके। इसमें ये बोला है कि भाई एक बार सिंगल इंटरकोर्स भी हो गया तो खत्म ये ग्राउंड। दूसरा केस बताया आपको नंद किशोर वर्सेस मुन्नी बाई। उसके अंदर बताया है कि सेक्शन 12(2)(b) की तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली। चलो आगे आ जाओ, सेक्शन 13 पे आ जाओ। देखो जी, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may on the petition presented by either of the husband or the wife, yes, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, बस खालिश, ना कोई परिवार ना कोई बाल बच्चे, ठीक है जी, बी डिसॉल्व बाय डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड जो कि नीचे लिखे हुए हैं। नंबर वन, हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ मैरिज, मैरिज सोलेमनाइज होने के बाद, हैड वॉलेंटरली सेक्सुअली इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, जो भी पति पत्नी है उसके अलावा अगर कुछ बाहर भी चल रहा है, सेक्सुअली इन्वॉल्व है, बंदाया बंदी, ठीक है जी, डाइवोर्स का ग्राउंड बन गया। क्या है जी? एडल्ट्री। लिख लेना साइड में। 1A, हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ मैरिज ट्रीटेड द petitioner विद क्रुएल्टी, सीधा सिंपल 1A में क्या है? क्रुएल्टी। 1B में आ जाओ, has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition, ठीक है जी, 2 साल तक लगातार, ठीक है जी, क्या कर दिया? छोड़ दिया है उसको, डेजर्ट कर दिया, त्याग दिया है वाइफ या हस्बैंड को, वाइफ या हस्बैंड ने। नंबर 2, हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, ठीक है जी, दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर गया है। 13(1) का जो ऊपर का जो है, 2 तक, इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है जी। एक मूवी आई थी गोविंदा की, कुली नंबर 1 ओरिजिनल, ठीक है जी, उसके अंदर गोविंदा बोलता है, वो बेसिकली क्या, जैसे कुली नंबर 2, ये कुली नंबर 1 आई थी कि जो वरुण धवन की आई थी, ये कुली नंबर 2 है या कुली नंबर 1 ही है? अच्छा, 1 ही है। खैर ये तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी प्लीत कर दी यार, वो पुरानी, वो तो बड़ी, तो लेजेंड मूवी है बेसिकली। उसके अंदर क्या करते हैं, वो जब वो गाड़ी में बाहर बैठा होता है, गाँव के बाहर बैठा होता है, तो और जब सेठ जी आते हैं अपनी लड़कियों की शादी कराने के लिए, अमीर लड़का है, ठीक है जी, तो गोविंदे को पता तो होता नहीं कुछ, ठीक है जी, उसने कहीं दूर से सुन लिया था कि एसी गाड़ी होती है, तो वो बोलता है कि ACDC गाड़ी में बैठा हूं। तो ध्यान रखना, 13 का 1 का ये एक, 1A 1B और 2, ये ACDC है। ऊपर A फॉर एडल्ट्री, C फॉर क्रुएल्टी, D फॉर डेजर्शन और फिर C फॉर कन्वर्जन, ये याद कर लेना। ये बेसिकली नंबर से बहुत पूछते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है जी। आओ जरा, देखता हूँ इसमें मेरे पास कितने केसेस पेंडिंग है। देखो, एडल्ट्री का कोई लीडिंग केस नहीं, बस एडल्ट्री के विषय में इतना ध्यान रखना कि एडल्ट्री को प्रूव करना पड़ेगा तो सब्सटैंटिव एविडेंस चाहिएगा, सिर्फ स्पेकुलेशन से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना?
ना तो कोर्ट इसमें प्रिज्यूम करती है ना कुछ और, ठीक है ना। हाँ लेकिन क्या है, वो मे प्रिजम्पशन वाली वो जरूर अराइज हो जाती है, ठीक है जी। लेट्स से वाइफ या हस्बैंड के बेसिकली वो किसी होटल में गया है, ठीक है ना, और होटल में जाने के बाद उसके होटल में रूम में किसी के साथ रुका है, वो बिल मिल गए हैं, ठीक हो गया। बट ध्यान रखना सिर्फ बिल मिले हैं, इससे मतलब ये प्रूव नहीं होता कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है, हो सकता है किसी और के लिए लिया हो, ठीक हो गया। हाँ बट कोर्ट कंसीडर जरूर कर सकती है उसको। अन्यथा ध्यान रखना, अगर भैया हस्बैंड वाइफ के ऊपर या वाइफ हस्बैंड के ऊपर यदि एडल्ट्री का चार्ज लगाने की कोशिश करवा रही है, तो ही और शी नीड्स टू प्रूव हिज और हर केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ठीक है ना, सिविल मान के इसको एडल्ट्री को इस तरीके से वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिविल के जैसा बर्डन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं रखेंगे इसको। चलो क्रूरल्टी के ऊपर लिखो जरा। सबसे पहला केस दास्ताने वर्सेस दास्ताने, बड़ी दुख भरी दास्तान है भैया। 1976 सुप्रीम कोर्ट, 76, 1976। देखो इस केस के अंदर मेनली ये बताया है कि क्रूरल्टी फिजिकल भी हो सकती है, क्रूरल्टी मेंटल भी हो सकती है, दास्ताने, ठीक है जी, फिजिकल भी हो सकती है मेंटल भी हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट केस लो लिखो, ये भी भगत वर्सेस भगत। अगर एग्जैक्ट लिखना है तो वी भगत, विधि वी भगत वर्सेस डी भगत, दीदी भगत, जो भी, 1976 बॉम्बे हाईकोर्ट। बहुत फेमस केस है एंड अगेन कई जगह पे काम आएगा, ठीक है जी। इसके बिना तो हिंदू मेरे से पढ़ने का फायदा भी नहीं है। लिखो स्टार लगा लो, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, 2006 सुप्रीम कोर्ट। नाम बहुत बढ़िया है जोड़ा ना, जो कार्ड पे छपा हुआ, नवीन बैट्स नीलू, लोगों ने बोला होगा एक दूसरे के लिए जोड़ा बनाए। ये लेकिन इस केस के अंदर ये जो नीलू है भैया, ये बहुत चंडाल औरत है, पूरी लंका है ये। ठीक है जी। ये वाट लगा देती है इसकी नवीन, ठीक है जी। फिर डिवोर्स भी नहीं लेती ये, फिर कहाँ सुप्रीम कोर्ट इसका इररिवोकेबली ब्रेकन डाउन ऑफ मैरिज के कंसेप्ट में जाके आर्टिकल 142 में इनका डिवोर्स करा देता है, वरना नवीन तो सुसाइड कर लेता। ऐसे हाल होते। नवीन बेसिकली बड़ा अमीर आदमी है, ठीक है जी, उसके कई बिजनेस चलते हैं, बहुत अमीर फैमिली से है। ये अपनी जो मिस डीटू है ये थोड़ी सी एम्बिशियस है, ठीक है जी। अच्छा इसको लड़ने की आदत है, ये सिर्फ अपने पति पति से नहीं लड़ती है, ये पूरे परिवार से लड़ती लड़ती है, और अपने पति से बदला या उससे लड़ने के लिए पति के प्राइवेट ऑफिस में पहुंच जाती है, जो कि प्राइवेट कंपनी ये चलाता है, ठीक है जी, और पूरे ऑफिस के सामने तमाशा करती है, ठीक है जी। इसने देश के कई शहरों में अलग अलग, तकरीबन, मैंने एक लिस्ट भी लिखवाई थी जब वो फाउंडेशन हम कर रहे थे, ठीक है जी, इसने 3 दर्जन के करीब जो है केस डाल रखे हैं इसने अपने हस्बैंड के खिलाफ, उसकी उसकी फैमिली के खिलाफ, ठीक है जी। बच्चों को भी नहीं बख्श रही है, ठीक है जी, बच्चे भी इससे अलग हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई या तो इसका पिन छुड़वा दे हम, ठीक है जी, ना तो ये मार देंगे, ठीक है ना। चलो ये आगे की कहानी है, फिर कभी करेंगे, चलो आगे। चलो ये जो आपको केस लॉज लिखवाए हैं इसके अंदर एक पॉइंट और है, ध्यान रखो, क्रूएलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, ना तो इस बेरेक्ट में कोई डेफिनेशन है क्रूएलिटी की, ठीक है जी, ना ही किसी दूसरे बेरेक्ट में क्रूएलिटी की डेफिनेशन, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग केसेस के अंदर बार बार ये बोला है कि क्रूएलिटी बेसिकली एक लिमिट को बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब जैसे एक मूवी आई थी, थप्पड़ मूवी आई थी, थप्पड़ मारना क्रूएलिटी है क्या? नहीं, टिका के मारो जब जरूरत पड़े, है ना। और हमारा देश तो वैसे वैसे ही नंबर 1 है, ठीक है ना, पिटने के मामले में हस्बैंड हो गए, ठीक है ना, हस्बैंड नंबर 1 है, इस पूरे पृथ्वी लोक पर पिटने वाले हस्बैंड सिर्फ इसी देश में पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो मान लो लेट से ये हस्बैंड है, वो वाइफ को लगाए जब जरूरत है, वाइफ है जब जरूरत पड़े, भाई भाई हस्बैंड है मर्द है वो, तो कोई बात नहीं, वाइफ को आजादी है कोई वो 4 मार, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल वियर एंड टीयर्स है, ये क्रूएलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रोज का किस्सा बना, वाइस वर्षा भी कर लो, वाइफ के 4 थप्पड़ प्यार थे, ठीक है ना, तो ठीक है जी, हस्बैंड के वो, मान लो हस्बैंड काम भी करे है, हस्बैंड ईट ढो है, ठीक है ना, तो बड़ा जोर का थप्पड़ लगेगा उसका, ठीक होगा, डन। अगर मैं इसको रोज का किस्सा बना दूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो समझेगा भैया बस अब
यही पॉइंट है क्रूरल्टी। ठीक है ना? वरना क्रूरल्टी की डेफिनेशन शरीर टू शरीर, फैमिली टू फैमिली, सोसाइटी टू सोसाइटी, जगह टू जगह अलग अलग हो जाता है। क्रूरल्टी तो सेक्सुअल भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक लड़का लड़की जो भी, उनके बीच में सेक्सुअल क्रूरल्टी नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन एक लड़की या वाइस वर्सा एक लड़के के लिए है। ठीक है जी। लेट्स से कोई पहलवाना की फैमिली है, ठीक है जी, गलती से उस पहलवाना की फैमिली में एक लड़की शादी करके आ गई, वो ब्यूटी पेजेंट है, जीरो फिगर। ठीक है जी। उस घर में क्या रिवाज है, वो जब भी वो यूं कर रहा हो भाई, वो बेचारी उसकी अस्थि पिंजर हिल गई, उसके लिए क्रूरल्टी बन गई। ध्यान रखना। ठीक है ना? इस कारण से क्रूरल्टी की कहीं पे डेफिनेशन नहीं। ये जो आप डेफिनेशन देखते हैं जो बीएनएस के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये लाइफ लिम्ब हेल्थ को डेंजर में डालने वाली है। ठीक है ना? एक ऐसा एक्ट जो एक आदमी की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल रहा लेकिन दूसरे को डाल रहा है, इसको हम सिंगल वन वे क्रूरल्टी में नहीं डाल सकते। तो एक्सटेंशन ऑफ क्रूरल्टी समझना, ठीक है ना? उसके हिसाब से होता है। नंबर 3, हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। अंडरलाइन सिर्फ अनसाउंड माइंड नहीं है, कैसा है, इनक्योरेबल है, ठीक ना होने वाला, अनसाउंड माइंड है। और सर्कल कर लो, हैज बीन सफरिंग, अरे रह गया, केस लो रह गया ना। फिर क्या था, एडल्ट्री हो गया, फिर आ गया अपना क्रूरल्टी आ गया। ठीक है जी। अब कौन सा आ गया, डेजर्शन आ गया। गलत उतरा है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। देखो जी, डाइजेशन के बेसिकली कितने, तीन टाइप बताए हैं जी, एक्चुअल डाइजेशन, कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन और विलफुल नेग्लेक्ट। डाइजेशन हमने अगर पढ़ लिया है तो एक बार हम जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो 7 के नीचे लिखी हुई है। 13.1 का जो 7th पॉइंट है, ठीक है जी, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, पढ़ो जरा। इन दिस सबसेक्शन एक्सप्रेशन डेजर्शन मतलब डेजर्शन ऑफ द पटिशनर बाय द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के द्वारा, टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कोज, बिना किसी रीजनेबल कोज के, एंड प्लस लगा लो विदाउट द कंसेंट, बिना कंसेंट के, और सर्कल कर लो, अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी, उस पार्टी की मर्जी के खिलाफ, एंड इंक्लूड्स द विलफुल नेग्लेक्ट, इंक्लूड के ऊपर प्लस का निशान लगाओ और बॉक्स करो विलफुल नेग्लेक्ट। ठीक है जी। अगर आप विलफुली नेग्लेक्ट भी कर रहे हो हस्बैंड या वाइफ को, तो वो भी डाइजेशन की जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन या फिर जो डेफिनेशन उसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी। पटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज एंड, उसकी सारी की सारी ग्रामेटिकल वेरिएशंस आ जाएंगी जो कि कॉग्निटिव एक्सप्रेशन के अंदर होगी ओनली, तभी शैल बी कंस्ट्रूड एज अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। एक हस्बैंड है, ठीक है जी, करवा चौथ का व्रत उसकी वाइफ ने रखा हुआ है, अब वो जाता है अपने घर पे, ठीक है जी, गिफ्ट लेकर आया है अपनी प्यारी भाभी के लिए तो सोने की चैन लाया है, लेकिन अपनी वाइफ के लिए सिंपल नाक के वो, पता नहीं कोके क्या, कोके नोके क्या बोलते हैं, कोके कोके नोके, नाक, कोका, इतना छोड़ा था का कोका ले आया अपनी वाइफ के लिए। ठीक है जी। क्या है, विलफुल नेग्लेक्ट है ये। विलफुल नेगलेक्ट नहीं लगाओगे तो क्या है, ये ग्रामेटिकल कॉग्निटिव एक्सप्रेशंस हैं डेजर्शन की और विलफुल नेगलेक्ट। ठीक है ना? अब वो बोलेगी मेरे लिए तो लाया तो हूँ उसके लिए सोने का, तो वो भाभी माँ है। ठीक है ना? ठीक है जो भी, चलो वापस से रिज्यूम कर लो जरा। अब क्वेश्चन आएगा कि हस्बैंड और वाइफ एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है जी, क्या उनके बीच में डाइजेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसा, कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन हो सकता होता है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन को रिच लीगल लैंग्वेज में या वोकेबलरी में क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑन अ बेड। डाइवोर्स की तो कोई भी पटिशन होती है, आप किसी भी जज के सामने जाओगे तो वो पूछेगा ही पूछेगा, भाई आपकी, चलो ठीक है, ये तो लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, अच्छा ये बताओ आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है। अगर लड़का लड़की ने बोल दिया भाई सेक्सुअल लाइफ तो बहुत अच्छी है, उसी समय फाइल बंद हो जाएगी। ठीक हो गया? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल लड़ाई झगड़ा जो है ये ले गए, दोनों तमाशेबाज है, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी फैमिली, लेकिन तमाशेबाज है। एक अनिल अनिल कुमार का एक केस है, रेफरेंस लिख लो बस, अनिल कुमार का सबसे लीडिंग केस है किसी केस के अंदर। ये भी करवाने पड़ेंगे, एडिशन होगा, चलो कोई बात नहीं, तो ये देख लेंगे।
आओ जरा आगे आ जाओ। हाँ, नंबर 3 पढ़ रहा हूं। हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली, अंडरलाइन कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली। ठीक है जी। या तो कंटिन्यूअसली जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं, इंटरवल नहीं, अगर इंटरवल है तो इंटरमिटेंटली। किससे? मेंटल डिसऑर्डर से। ध्यान रखो, अनसाउंड माइंड आया है, बॉक्स कर लो। मेंटल डिसऑर्डर है। खबरदार किसी ने कोई मेंटल डिसऑर्डर किसी को उसको पागल बोल दिया, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना? मेंटल डिसऑर्डर को अलग से आप बॉक्स करो। ऑफ सच काइंड, मेंटल डिसऑर्डर किस प्रकार का? उस प्रकार का, एंड टू सच एन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट का, दैट के petitioner कैनॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। इस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है कि भाई उसके साथ नहीं रहा जा सकता। ठीक है ना? जो बड़ा फेमस केस आता है उसका, पता नहीं रजिस्टर नहीं है क्या। ये एमपी है। हाँ, अलका वर्सेस अविनाश का केस है बेसिकली इसके अंदर। ठीक है जी। उसमें क्या होता है, जो लेडी है, ठीक है जी, उसको सीजोफ्रेनिया है। ठीक है जी। उसको सिंपल क्या है कि वो कोई भी बर्तन नहीं संभाल सकती। सिर्फ शीशे शीशे का बर्तन तोड़ती है ऐसा नहीं है, स्टील का भी तोड़ देती है, क्योंकि उसके हाथ में समर्था है। ठीक है जी। उस वो क्या है, वो सीजोफ्रेनिया की मरीज है, उसको साइकोपैथिक डिसऑर्डर है। वो क्या करती है, लेट से अगर वो घर के अंदर है, कोई मेहमान वगैरह आ गया और वो अगर उसको जाना पड़ गया कहाँ, ड्राइंग रूम में, तो वहीं ड्राइंग रूम में बैठ कर ही यूरिनेट और स्टूल पास कर देती, पोटी कर देती है वहां पे। ठीक है जी। बर्तन गिरा देती है, कहीं भी सुसु कर देती है, कहीं भी पोटी कर देती है, ये तो चलता है। ठीक है जी। बाथरूम के अंदर जाके नहीं करती। ठीक है। तो भैया नहीं रहा जा सकता उसके साथ। ठीक हो गया? चलो। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है मेंटल इलनेस, अरेस्टेड, मेंटल अरेस्ट, और इनकम्प्लीट मेंटल डेवलपमेंट, और साइकोपैथिक डिसऑर्डर, और एनी अदर डिसऑर्डर, या फिर कोई डिसेबिलिटी किसकी, माइंड की। एंड इसके अंदर ही इंक्लूड होता है, बॉक्स कर लो, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का सिंपल मीनिंग होता है फोबिया। बी, द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर, साइको बोलते ना कई बार, यार ये लड़का लड़की बड़ा साइको है, ये तो यार ये तो बड़ा अजीब है। ठीक है। जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, बड़ा अजीब सा है, शिकायत होता है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर है। मतलब एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर, परसिस्टेंट को अंडरलाइन करो, लगातार होना चाहिए, और डिसेबिलिटी है किस चीज की, माइंड की, वेदर और नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके अंदर सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, के भाई ज्यादा समझदार नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो इसके तरफ शामिल करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वीडियो देखते हो, एक वो, चलो हम उसका नाम नहीं, तो लड़का फेमस हो गया, एक उंजा बुंजा तिरंजा। ठीक है जी। नहीं देखी? उस वो गिनती पूरी नहीं कर पाता, उसको बोलते चल 100 तक गिनती करवा। फिर वो पीछे वीडियो आई थी, वो उसको बोलेगा भाई तू वो ना, ये महीनों के नाम इंग्लिश में, फरवर बरबर फरवर, दिसंबर, अक्टूबर, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ठीक है जी। वो बेसिकली गाने याद नहीं कर पाता है। ठीक हो गया? उसको क्या बोला है? इंसेंट बोलेंगे उसको, या क्या बोलेंगे? उसको एक टर्म करवाई थी, लिमिटेशन एक्ट में थी, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 6। सेक्शन 6 के एक्सेप्शन थे ना, इंसेन, माइनर, तीसरा इडियट। इडियट के अंदर आता है बेसिकली। ठीक है ना? यहाँ पर सिंपल ये बोल रहे हैं कि आप इसको इडियट को इसके अंदर इंक्लूड करो चाहे मत करो, सिंपल इतनी से कहने का। विद रिजल्ट इन एबनॉर्मली एग्रेसिव। हाँ, साइकोपैथिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मली एग्रेसिव हो जाता है बंदा, और सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसका कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी, एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और इज ससेप्टिबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ट्रीटमेंट है या नहीं। ठीक है जी। अगर साइकोपैथिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर है तो ध्यान रखना वो आ जाएगा इसके। कैसे? 13(1)(3) के थ्रू नहीं, 13(1)(3) एक्सप्लेनेशन आ गया, एक्सप्लेनेशन बी के अकॉर्डिंग है। ठीक हो गया? चल। हैज बीन सफरिंग, ये तो खत्म हो गया शायद, या अभी भी है? हैज बीन सफरिंग फॉर, हाँ ये तो है,
फ्रॉम वेनरल सेक्सुअल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, ठीक है जी। सिंपल सेक्सुअल डिजीज है, कोई बात नहीं। कैसी? वेनरल, फैलने वाली, खतरनाक, घातक, वेनरल, ठीक है ना। जिस शरीर पे ये डिजीज है उस शरीर में ही फैल रही है। अच्छा, कम्युनिकेबल है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में भी चली जाती है, जैसे एड्स हो किसी को, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस बी की एक फॉर्म बी प्लस, ठीक है जी, वो हो सी, और सी के बाद जितनी फॉर्म आती है वो एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर है तो भाई साहब टाटा बाय बाय। हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, या फिर उसने संसार को ही त्याग दिया है, कैसे? बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, किसी भी रिलीजन का कोई भी पंथ है, संप्रदाय, उसके अंदर शामिल होगा। has not been heard as being alive for a period of 7 साल or more by those person who would naturally have heard it, अगर वो जिंदा होता। 7 साल हो गए भैया, ना तो परिवार वालों ने सुना है उसको, ना ही आसपास के दोस्तों ने सुना है, ऑफिस ऑफिस कहीं ने भी उसको नहीं सुना है। कोई बात नहीं, पता नहीं, गायब है। कोई बात नहीं, 7 साल या 7 साल से ज्यादा, 7 साल होते ही क्या कर सकते हो? डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है जी, मिल जाएगा। बट जैसे ही हम इसके रेफरेंस में जब बीएनएस पढ़ते हैं तो फिर वहां अलग हो जाता है, हस्बैंड के लिए अलग है, वाइफ। चलो, इन ध्यान रखना, इन प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ और डेथ है बेसिकली, वो फिर हमने पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर टीबीएस से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या है, वो तो प्रिजम्पशन को ऑथराइज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आता है। आओ जरा, 1A, either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for this dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground that there has been no resumption of cohabitation as between the parties of the marriage for a period of 1 साल, और या फिर 1 साल से ज्यादा हो गया है, और कौन सी डिग्री पास हो चुकी है? जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो चुकी है, ठीक है जी, सेक्शन 10 के अंदर, या फिर सेक्शन 13A के अंदर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो चुकी है, और 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी कोहेबिटेशन वगैरह कुछ भी रिज्यूम नहीं हुआ है, ग्राउंड बन जाता है सेक्शन 13(1)(a)(1) का, ठीक है जी। ऐसे ही 13(1)(a)(2) जो है, उसमें अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री आ चुकी है, ठीक है जी, और 1 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है, ठीक है जी, फिर भी कोहेबिटेशन, या फिर वो स्पाउस जो सोसाइटी विड्रॉ करके चला गया था उसने वापस आके क्या बोलते हैं, सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी है, कोई बात नहीं, फिर ये ग्राउंड बन जाएगा किस चीज का? डाइवोर्स। नंबर 2, वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड, ध्यान रखना, एक वाइफ में आल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड, नंबर 1, इन केस ऑफ एनी मैरिज जो कि सोलमनाइज हुई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अंडरलाइन करो, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हुई है, और दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन, और हस्बैंड ने वापस शादी कर ली बिफोर सच कमेंसमेंट, उस कमेंसमेंट से पहले, या फिर दैट एनी अदर वाइफ की जो दूसरी वाइफ है ऑफ हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव, वो जिंदा थी एट द टाइम ऑफ द सोलेमनाइजेशन, जब उसकी शादी हुई, उस लड़की की शादी हुई जिसको डाइवोर्स लेना, जिसके पास ये स्पेशल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है दैट इन ईदर केस, किसी भी केस के अंदर, द अदर वाइफ, ये जो दूसरी वाइफ है, इज अलाइव, वो जिंदा होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, पिटीशन डालते समय वो वाइफ जिंदा होनी चाहिए, शादी के समय जिंदा थी नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, दूसरा स्पेशल ग्राउंड के हस्बैंड जो है सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, अंडरलाइन सोडोमी, अंडरलाइन, और बिस्टियलिटी। हम्म, एवरीबडी नोज अबाउट द रेप, सोडोमी एंड बिस्टियलिटी बेसिकली, ठीक है जी, तो ज्यादा नथिंग नीड टू एक्सप्लेन एनी फर्दर। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, लेट से हस्बैंड के ऊपर एफआईआर कट गई है, चार्ज लग गया उसके ऊपर रेप का, ठीक है जी, और वो वहां पर एक्विट हो गया है, हस्बैंड के ऊपर एक एफआईआर हुई रेप की, और उस रेप केस से वो एक्विट हो गया है, ध्यान रखना, यहाँ पर वाइफ के लिए फिर भी ग्राउंड रहेगा, वो चाहे तो रेप नहीं, डाइवोर्स ले सकती है, ठीक हो गया, सिंपल है, चलो जी। नंबर 3,
दैट इन सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, या फिर जो भी प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि 144 बीएनएस बन चुकी है, या फिर अंडर द कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन 488, बस ये ध्यान रखना ये सीआरपीसी 1898 की, तो ज्यादा ध्यान मत दो। एक डिग्री या फिर एक ऑर्डर एज द केस में भी जो भी केस हो, हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस, और हस्बैंड को एक ऑर्डर पास हो गया कि भैया तू मेंटेन करेगा अपनी वाइफ को, और ये जो हस्बैंड है उसको मेंटेन नहीं करता है, ठीक है जी, तो स्पेशल ग्राउंड आ जाता है वाइफ के हाथ, सिर्फ वाइफ के हाथ में आएगा। अगर वाइस वर्सा ऑर्डर अगर वाइफ को मिला है कि तू हस्बैंड को मेंटेन कर, और वो मेंटेन नहीं करती है, तो हस्बैंड के पास ये ग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना। ये पूरा पढ़ देता हूँ जरा। हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द हस्बैंड अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, नॉट विथस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सेपरेट रह रही है, अलग रह रही है, अपार्ट रह रही है अपने हस्बैंड से या नहीं रह रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट सिंस द पासिंग ऑफ सच डिक्री ऑर्डर, और ये जब वो डिक्री ऑर्डर पास हुआ है, कोहेबिटेशन बिटवीन जो भी सहवास संभोग है बिटवीन द पार्टीज हैज नॉट बीन रिज्यूम, रिज्यूम नहीं हुआ है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, क्या स्पेशल ग्राउंड आ चुका है। नंबर 4, चौथा स्पेशल ग्राउंड, दैट हर मैरिज, बंद कर दिया ना, चिटकी लगा दी ना, हाँ वो बंदर मामा आ जाएगा नहीं तो। दैट के हर मैरिज जो है, उसकी जो मैरिज है, वेदर कंजुमेटेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कंजुमेटेड है या नहीं है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करना, क्यों, इसके बाद हम मुस्लिम में मुस्लिम लॉ करेंगे, उसके अंदर लड़कियों को अभी भी ये अख्तियार है, लेकिन किनको, जिनकी शादियां कॉन्जुमेट नहीं हुई, अगर एक बार शादी कॉन्जुमेट हो गई तो ये स्पेशल राइट खत्म हो जाता है। बट हिंदूज में कोई फर्क नहीं पड़ता शादी कॉन्जुम हुई हो या नहीं हुई। वो सोलिमनाइज बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये शादी कब हुई थी, जब वो 15 साल की भी नहीं थी, उससे पहले हुई थी, ठीक है जी। एंड शी हैज रेपुडिएटेड द मैरिज, और उसने शादी होने के बाद रेपुडिएट, त्याग कर दिया इस शादी का, आफ्टर अटेनिंग द एज, ये 15 साल अटेन करने के बाद उसने, जैसे ही 15 साल की हुई उसने शादी को ही त्याग दिया। बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 साल, परंतु 18 साल होने से पहले, 15 साल के होने के बाद 3 साल मिलेंगे, ठीक है जी, सिंपल, उससे पहले उसको शादी को रेपुडिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी, सिंपल, कैसे रेपुडिएट करेगी, कोर्ट के अंदर जाएगी, इस स्पेशल प्रोविजन में सेक्शन 13(2)(4) के अंदर स्पेशल डाइवोर्स क्लेम कर ली। एक्सप्लेनेशन, दिस क्लोज अप्लाइज वेदर द मैरिज सोलिमनाइज बिफोर आफ्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1976, ध्यान रखना ये 1976 की अमेंडमेंट है, इससे पहले उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, मेरे को मैंने पेरेंट्स में भी लिखे थे, चलो। देखो जी, इसके अंदर जो कमेंट्स हैं, अगर आपके पास यूनिवर्सल का पेरेक्ट है तो इसमें आपको पेज नंबर 15 के ऊपर नीलू कोली नवीन के कोहली का केस मिलेगा, अंडरलाइन कर लेना उसको। यानी 13 के अंदर भी पढ़ाया जाता है, 13(1)(a) के अंदर भी पढ़ते हैं बेसिकली हम इसको। ये देखो एक हेडिंग मिलेगी आपको, इंटेंशन टू ब्रिंग कोहेबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड, स्वराज गर्ग वर्सेस के एम गर्ग, दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट 1978, बहुत चांस है इसके। तक तेरे सही की चलो जी। एक रह गया आपका कौन सा, इरिट्रेबल ब्रोकन ब्रेकन ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज, ठीक है जी, देखो सीधी सिंपल सी बात है, नवीन कोहली नीलू कोहली की कहानी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। सीन क्या चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि भाई रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, शादी इज कंप्लीटली रूइंड, ठीक है जी, कुछ भी नहीं बचा है, खाली स्कल बचा है, खाली खोपड़ी बची है उसकी, ठीक है। तो कोर्ट ये कहती है कि खाली खोपड़ी लेके मत घूमो, ठीक है ना, उसको खत्म कर दो। देखो किसी भी हस्बैंड को एक जबरदस्ती की वाइफ नहीं दे सकते, कितना ही कोर्ट जोर लगा ले, किसी वाइफ को जबरदस्ती का हस्बैंड नहीं दिलवा सकती कोर्ट, कितना ही जोर लगा ले, ठीक है ना। ये तो हस्बैंड और वाइफ को बेसिकली सोचना है कि आपस में एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं रहना है, और कोई नहीं सोच सकता। कोर्ट सिर्फ एक बार कोशिश कर सकती है कि इनके बीच में रिकॉन्सिलिएशन करवा दे, नहीं है बस की तो भैया खत्म, ठीक है ना। ऐसी शादी को क्या करें, क्यों, क्योंकि मुसीबत ये है कि भैया
डिवोर्स पार्टी को लेना है, ठीक है ना। मान लो एक दूसरे के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगा दिया और केस लड़ते लड़ते 10 एक साल हो चुके हैं, ठीक है जी, पैसे का लेना देना हो चुका है, लेकिन एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे रहे। दे एप्लीकेशन, दे एप्लीकेशन, दे एप्लीकेशन। नीलू कोहली केस में ऐसे ही हुआ, नवीन कोहली नीलू कोहली केस में ऐसे ही हुआ है, ठीक है जी। तो फिर नवीन कहाँ जाता है, नवीन जो है अपना सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है। सुप्रीम कोर्ट से शरण में जाके उससे गुहार लगाता है कि आप कृपया करके कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142, नॉट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अंडर आर्टिकल 142 इर्रिट्राइवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज के कंसेप्ट में जाके उनको डाइवोर्स दे देता है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो, इसमें जो केस लो आपको लिखा है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने भगत वर्सेस भगत, नवीन कोहली नीलू कोहली, यही केस है बेसिकली इरिट्राइबल ब्रेकन डाउन के अंदर। इरिट्राइबल ब्रेकन डाउन के अंदर सिर्फ कोर्ट बेसिकली तीन चार चीजें नोट करता है कि शादी के अंदर कुछ बचा है, यस नो, सीधा सिंपल। ठीक है जी। इनका पैसे का लेना देना था, क्या सफिशिएंट पैसा लेना देना हो चुका है, हो चुका है, ठीक है जी। क्या, लेट्स से जैसे अपना भगत वर्सेस भगत के केस में क्या होता था, क्या हुआ था कि लड़के ने तो डाइवोर्स लेके, ठीक है जी, और दूसरी शादी कर ली होती है, ठीक है जी। क्योंकि अपील का समय बचा था, वाइफ क्या करती है, उस अपील के अंदर अपील डाल देती है कि ये बोल के भैया तो बाइगमी में, साफ साफ कोर्ट को पता लग रहा है क्या कि ये तो सिर्फ बदला ले रही है अपने हस्बैंड से, ठीक है जी। और अपील डालते ही क्या होता है, वो केस रिवाइव हो जाता है, रिवाइव होते ही तो अभी तो डाइवोर्स हुआ नहीं, तो ये दूसरी शादी बाइगमी बन जाती है। ठीक हो गया। वो भी फिर 142 के अंदर जाके इर्रिट्रेवेबल ब्रोकन डाउन के अंदर अपनी शादी खत्म करवाता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना, नारी शक्ति का रूप है, इसी कारण से। चलो आगे आ जाओ। तेरा एक कर चुके हैं हम, तेरा भी। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, सेपरेट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मैं देखो सिंपल ऐसा करता हूं, मैं ना एक बार फटाफट स्पीड से पढ़ के जो अंडरलाइन कराने का उसको अंडरलाइन करा देता हूँ। सेपरेट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, a petition for dissolution of marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both of the parties, underline both of the parties, to the marriage together, underline together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हुए बाद में हुई, और द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 को अंडरलाइन करना बस। ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली, क्या ग्राउंड है कि सेपरेटली ले रहे हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल कम से कम और उससे ऊपर कितने, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, और वो साथ रहने के लिए एबल नहीं है, दैट दे हैव म्यूचुअली एग्रीड, और म्यूचुअली एग्रीड हो गए हैं कि वो शादी को डिसॉल्व कर दें। ऑन द मोशन, फर्स्ट मोशन ऑफ द बोथ ऑफ द पार्टीज मेड नॉट अर्ली देन 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1, एंड नॉट लेटर देन 18 महीने, अंडरलाइन करो, नॉट अर्लियर देन 6 महीने, नॉट लेटर देन 18 महीने, ठीक है जी। आफ्टर द सेट डेट, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall on being satisfied after the hearing of the parties, कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कोर्ट को यदि इंक्वायरी करनी है तो फिर, एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, अंडरलाइन इंक्वायरी, जो भी ठीक लगे कोर्ट को, दैट के मैरिज जो है उनके बीच में सोलमनाइज हुई थी, एंड दैट द एवरमेंट ऑफ द पिटिशन, जो भी इस पिटिशन के अंदर जो एवरमेंट लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखी आर ट्रू, वो सत्य है, वो कोर्ट क्या करेगी, पास कर दी डिग्री ऑफ डाइवोर्स डिक्लेयरिंग, जिसके अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, किस डेट से, जो भी डिग्री की डेट रहेगी उस डेट से, ठीक है जी। सिंपल हो गया। किसका नाम लिखो, सुरेष्टा देवी, बहुत बार पूछते हैं हरियाणा में, ये शायद इसमें है, देखो 13 बी की जो आपको कमेंट्स मिलेंगे, नेक्स्ट पेज 14 के ऊपर, सुरेष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट 1992 मिला, ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो। इसके साथ में लिखो जरा, हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, 2011 सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये जरा लिख लो, इसके केस मिल गए मेरे को इरिट्रेबल के, नवीन कोहली भगत भगत वर्सेस भगत, ठीक है जी। और उसके अलग से लिख लो, विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस मंजू दत्त शर्मा, 2010 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस काटजू लिखना, JM काटजू।
जस्टिस एम काटजू, जे एम काटजू। एक केस लो लिखो, ए जयाचंद्र वर्सेस अनिल कौर। अपना लोकल केस इसमें से लिखवा रहा हूँ, 2500 को। अनिल कौर। एक लास्ट लिखो, अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। अनिल की माया है, और माया कैसी है, 142 कॉन्स्टिट्यूशन में डाइवोर्स लेती है। मेरा भी, मेरा भी पे कोई खास केस नहीं। तेरा भी पे वो वाला केस है, लेटेस्ट वाला। ध्यान आ रहा है वो वाला केस की जो तेरा बी में वो कंसेंट विड्रॉ कर लेते हैं, क्या तेरा बी की रेगुलर उसमें जा सकती है, या फिर रेगुलर केस तेरा बी में कन्वर्ट हो सकता है? अपने बिल्कुल जो, अपने जो लोकल है, लड़का आईएएस है, लड़की है वो है आईआरएस है, बिल्कुल लोकल रोहतक का केस। याद आ रहा है किसी को? लेटेस्ट 2022 का। ठीक है, तो नहीं करवाऊंगा मैं, लेके आओ। मैं नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। पैसा है तो पैसा जो कुछ भी है, मतलब शांति से डाइवोर्स हो, वो डिशुम डिशुम नहीं, क्रूरटी एडल्ट्री फलाना बड़ा। बस ये हमको अलग कर दो, हम नहीं रहना चाहते। जो भी पैसा वैसा लेना देना करना हम कर ले, नहीं करना तो नहीं करेंगे। मतलब ये फालतू की चीज नहीं होती उसमें। 14, नो petition फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज। कोई भी शादी डिसोल्व करने के लिए डाइवोर्स की पिटीशन है, ध्यान रखना, 1 साल के अंदर अंदर नहीं आएगी। लेट से 1 जनवरी को शादी हुई है तो 31 दिसंबर तक शांत, चाहे कुछ भी हो गया हो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हार्डशिप्स हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, डल जा सकता है केस। फटाफट पढ़ देता हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्ट, इस एक्ट में क्या लिखा है, इट शैल नॉट बी कंपिटेंट, ये कंपिटेंट ही नहीं है फॉर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के लिए को एंटरटेन करे किसी भी पिटीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को। कैसे? बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स के जैसे, अनलेस, जब तक कि एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन 1 साल इलेप्स खत्म ना हो गया हो सिंस द डेट ऑफ द मैरिज। ठीक है जी? किस लिए है? ताकि एक थोड़ा समय साथ में भी गुजारे। कई बार ऐसा लगता है कि भी सामने वाले पर्सन के साथ तो रहना बड़ा मुश्किल है, चलो लेकिन कोई बात नहीं, अगर रहते हैं एक दूसरे के साथ तो सेटलमेंट हो जाती है। प्रोवाइड दैट, यह बता दिया जाता है, परंतु द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अंडरलाइन, एप्लीकेशन मेड टू इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट रूल बनाएगा अंडरलाइन, इन दैट बिहाफ अलाउ कर सकती है पिटीशन 1 साल के अंदर अंदर सिंस द डेट ऑफ द मैरिज ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर? दैट द केस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन हार्डशिप, अंडरलाइन एक्सेप्शन हार्डशिप। जो भी ये पिटिशन लगा रहा है उसको एक्सेप्शन हार्डशिप क्रिएट करती है, ठीक है ना, टू द पिटिशनर, और सर्कल करो, या फिर एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हो चुकी है ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट की तरफ से। बट इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, बट कोर्ट यदि कोर्ट के सामने अपीयर होता है एट द हियरिंग, हियरिंग के समय ऑफ द पिटिशन, दैट के पिटिशनर जो है उसने ऑब्टेन कर ली है, प्राप्त कर ली है लीव टू प्रेजेंट ए पिटिशन विद इन 1 साल। कैसे? या तो मिस रिप्रेजेंटेशन करके, या फिर कंसील करके, ऑफ द नेचर ऑफ द केस, इस केस के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट। मैं इसको ये बंद ही कर देता हूँ, ये ना ज्यादा ही पट 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 कर रहा है। कहाँ है? जरा इसके पीछे। चलो, अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में इफ इट प्रोनाउंस ए डिक्री डू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डिक्री शेल नॉट हैव अफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी? अगर मान लो किसी ने फ्रॉड करके, कंसीलमेंट करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके कोर्ट के सामने 6 महीने में ही अगर केस डाल दिया अपना, है तो वह मचा गए, और कोर्ट को बाद में पता लग गया, तो कोई बात नहीं, कोर्ट अपनी डिग्री में ये लिख देगी कि भैया 1 साल तक ये जो डिग्री आई है ना, 1 साल तक ये इफेक्ट में नहीं है। तब से 1 साल, अंडरलाइन करो, फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री नहीं, ध्यान रखना। और
मे डिसमिस, और या फिर डिसमिस कर सकते हैं किसको, पिटिशन को, बिना विदाउट प्रेजुडाइस टू एनी पिटिशन विच मे बी ब्रोट आफ्टर द एक्सपायरेशन। यस, अगर कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है और सीधा सिंपल अगर वो चाहे तो इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, इस डिसमिसल का मतलब ये नहीं रहेगा कि उस बंदे के डाइवोर्स के राइट ही खत्म हो गए बेसिकली। ठीक हो गया, सिंपल है। अगर वो चाहे, लड़का है लड़की व्हाटसोएवर, जिसने ये झूठी एप्लीकेशन डाली थी एक्सेप्शन हार्डशिप की, वो चाहे तो दोबारा से फ्रेश केस लेकर आ सकता है, किस चीज का, 1 साल खत्म होने के बाद डाइवोर्स का। लिखो केस का नाम, मेघनाथ वर्सेस सुशीला। 1975 मद्रास हाई कोर्ट। इसके अंदर ये बोल रहा है कि अगर एडल्ट्री है तो ध्यान रखना, एडल्ट्री एक्सेप्शनल डिप्राइविटी में नहीं आती है। ठीक है ना। एक्सेप्शनल हार्डशिप क्या है, एक्सेप्शनल हार्डशिप जैसे मान लो लड़की है कोई जिसकी शादी हुई है, वो पूरे तरीके से रिलीजियस ऑर्डर फॉलो करती है, और मतलब यूं है कि भाई वो शाकाहारी है। जो हस्बैंड है वो मुर्गा में नहीं खाता, वो बड़ी बड़ी टांग उठा के लेके आता है घर पे, और उसको फोर्स करता है कि तू खा और तू बना। खाने का भी नहीं, मानो उसको डेली अगर बनाने के लिए, हाथ लगाने के लिए भी बोलता है, तो ये भी एक्सेप्शनल हार्डशिप के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। डीप प्राइवेटी के अंदर ये सीधा सिंपल वो देख ही नहीं रहा है, सीधी सिंपल सी बात है। अगर आप प्यार से कहना चाहते हो कि भी डेजर्शन की बहुत एक्सट्रीम फॉर्म, तो यस डीप प्राइवेटी कैसे। बट अगर कोई बच्चा डेजर्शन सोच रहा है तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेजर्शन में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो। मार रहा है, पीट रहा है उसको, देख तो ना ही नहीं, उसको मार पीट हो रहा है, ठीक है जी भैया, नहीं रह सकते, मर के निकले, 1 साल में तो मार देगा ये। ठीक है ना। चलो, क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। चलो, डाइवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, कब कर सकते हो दूसरी शादी, व्हेन ए मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स एंड ईदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील। देखो, अगर राइट ऑफ अपील नहीं है, शादी कर लो डिग्री होने के बाद, अगेंस्ट द डिग्री, और सर्कल करो यदि, इफ देर इज सच राइट, अगर अपील का राइट है तब, द टाइम फॉर अपीलिंग, तो फिर जो टाइम ऑफ अपील है या तो वो पास हो जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हर केस के अंदर अपील आए ही। ठीक है ना। और यदि अपील आ गई है तो जो भी अपील का रिजल्ट आएगा उसके बाद शादी, और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड, प्रेजेंट तो करी थी अपील, डिसमिस कर दी है, शादी कर रही है, कोई टेंशन नहीं। इट शैल बी, यह लॉफुल रहेगा फॉर ईदर ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए, ऑफ द मैरिज टू मैरी अगेन, कि वो दोबारा से शादी कर लें। अच्छा, एक बात बताओ, डाइवोर्स लेके क्या आपस में दोबारा शादी कर सकते हैं? हाँ, तो चलो, क्या लगता है वैसे? युक्ति क्या लगता है आपको? एक हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने या तो म्यूचुअल डाइवोर्स लिया है, या फिर एक दूसरे से खूब लड़ाई करके डाइवोर्स लिया है, या फिर 142 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इरिटेबल ब्रोकन डाउन के अंदर उनका डाइवोर्स हुआ है, क्या दोबारा शादी कर सकते हैं? ये अपील शपील सब खत्म हो चुका है। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। युक्ति भाग गई, निकल गई होता। ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, अगर उसी से शादी करनी है तो वो हलाल हो। चलो। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, दोबारा शादी कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम ये सारी उम्र भी कर सकते हैं। लेट से जोड़ा ही ऐसा है, तू मेरी मैं तेरा बड़ा सिस्टम हूँ, ठीक है ना, हम एक दूसरे के लिए बने, बार बार डाइवोर्स लेते हैं, बार बार शादी करते हैं, छोड़ भी नहीं रहे हैं और रह भी नहीं रहे हैं, ठीक है जी। चाहे जितनी बार करना है, हिंदूज में अलाउड है
क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता है, लेट से लड़ना भी है, वो अगले जन्म में भी ये कर सकते हैं। हाँ, ये एटर्नल बॉन्ड ऑफ वो बन गया ना, मोर्टल कॉम्बैक्ट बन गया है। चलो छोड़ा। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, यस मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। यस कर सकते हैं। नेटवर्क इशू है तो लीव हो रही है वीडियो, ओके ठीक है, गुड गुड। चलो सिंपल। नोटिस एनीथिंग दैट मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। कोई भी बच्चा है उस मैरिज से हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैज बीन वैलिड। अगर शादी वैलिड होती तो बच्चा वैलिड होता, वो बच्चा लेजिटिमेट होता। ऐसी शादी से, कौन सी 11 की, shall be legitimate, वो legitimate होगा whether such child is born before or after the commencement of this marriage laws amendment act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on the petition under this act। देखो सीधा सिंपल सी बात है, सेक्शन 16 का जो बेसिकली वन जो है वो सेक्शन 11 से जन्मे हुए बच्चों के बारे में बात करता है। सेक्शन 16 का जो दो है वो सेक्शन 12 में हुई जो शादियां उनसे जन्मे बच्चों की बात करता है, ठीक है जी। दोनों को बेसिकली वो इलेजिटिमेट कह रहा है, बट डीम्ड स्पेकुलेशन क्या डाल रहा है कि हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि वो बास्टर्ड्स, ठीक है ना, बास्टर्ड नहीं बोलेंगे उनको, ठीक है ना, हरामी नहीं कहेंगे। और तीसरे के अंदर क्या है, स्पेसिफिक कह रहा है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो सेक्शन 11 और 12 के रिश्तों से जन्मे हैं, ठीक है जी, वो परिवार जो है, कुटुंब जो है, उसकी संपत्ति में से, की संपत्ति में भाग ना लेकर अपने माँ बाप की संपत्ति में भाग लेंगे, ठीक है ना, सही। सिर्फ किस लिए कि भाई ऐसे बच्चे, उन बच्चों की तो कोई गलतियां नहीं, ठीक हो गया। चलो मैं तीन पढ़ देता हूँ। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन एक और सबसेक्शन दो शैल बी कंस्ट्रूड एज कन्फर्मिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ मैरिज विच इज नल एंड वॉइड और विच इज annulled बाय डिग्री ऑफ nullity अंडर सेक्शन 12। एनी राइट अंडरलाइन और टू द प्रॉपर्टी अंडरलाइन प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अदर देन द पेरेंट्स, ठीक है जी, other than the parents को underline करो, in any case where but for the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such right by reason of his not being the legitimate child of his parents, yes। अपने दादा लाई जमीन में से वो हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें ऐसे ही हिस्सा लेगा जैसे वो एब्सोल्युटली लेजिटिमेट बच्चा है, ठीक हो गया। 17 पनिशमेंट फॉर बाइगमी कहाँ मिलेगी, 494 495, अब आईपीसी में कहा, 82 के अंदर, ठीक है, जो भी उसके अंदर से जाए 82 को देख लो। 18 पनिशमेंट फॉर contravention of certain condition, सीधा सिंपल, every person who procures a marriage himself or herself to be solemnized under this act in the contravention of the condition। थोड़ा 15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं ना, ये खत्म कर देंगे आज मेरे, ठीक है जी। सेक्शन 5 के 3 4 और 5, ठीक है जी, अगर ये कंडीशन कॉन्ट्रावेन करती है तो भी कॉन्ट्रावेशन कंडीशन, ठीक है जी। 3 में क्या था, अपना बचबा, हाँ एज वाला, ठीक है जी। 4 के अंदर स्पिंडास, 5 के अंदर प्रोबेबिलिटी डिग्रीज, सॉरी 4 के अंदर प्रोबेबिलिटी डिग्रीज, 5 के अंदर स्पिंडास, ठीक है जी। शैल बी पनिशेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन जो कि स्पेसिफाइड है 5 के 3 में, तो कितनी है, इम्प्रिजमेंट, अंडरलाइन को रिगरस इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 साल, अंडरलाइन 2 साल, और विद फाइन, और को सर्कल को फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया और विद बोथ। अगर सेक्शन 5 की कंडीशन 4 और 5 यदि कॉन्ट्रावेन हो गई हैं तो सिंपल इंप्रिजनमेंट, अंडरलाइन करो, सिंपल इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 महीना, अंडरलाइन 1 मंथ, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 1,000 रुपए और विद बोथ, अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। आओ जुरिस्डिक्शन सेक्शन 19, कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएगी अंडरलाइन, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन द मैरिज, जिसके जहाँ पे मैरिज जैसे फेरे वगैरह फंक्शन वगैरह हो, जहां पर दूसरे में, और रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन रिजाइड, जहां पर रिस्पोंडेंट रहता हो। तीसरा, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, जब वो लास्ट रिजाइड एक जगह पे रहे हों। और 3 का ए, इन केस ऑफ वाइफ, यदि ध्यान रखना, ये देख लो, स्पेशल स्पेशल जुडिक्शन वाइफ के केस में, इस पिटिशन अगर वाइफ पिटिशनर है तो जहां पर वो रह रही है एट द टाइम, एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन,
चार, द petitioner is residing at the time of the presentation of the petition in case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this act extends or has not been heard of as being alive for a period of 7 साल or more by those person who would naturally have heard of him if he were alive। बिल्कुल सही बात है, जहां पर petitioner जो है रिजाइड हुआ था एक बार वहां पर उसे, सीधी सी बात। ठीक है ना, चार के अंदर वो स्पेसिफिक आ गया, तेरह के एक का साथ आ गया। 20, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पटिशन, ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग से कर लो चल जाएगा। 21, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908, अब प्रोसीडिंग और प्रोसीजर के लिए जो सीपीसी है वो यू क्यू अप्लाई हो जाएगी, हेडिंग से कर लो। बाई 21 ए के ऊपर आ जाओ, ट्रांसफर ट्रांसफर सीधा सिंपल है, सिर्फ हेडिंग से कर लो, इसके अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना। लेट से एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को केस ट्रांसफर करना, तो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे कोर्ट विद इन अ सिंगल स्टेट, कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का, दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट का, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट राजधानी में, ठीक है जी, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बस इतना ध्यान। Special provision 21B relating to the trial and disposal of the petitions under the Act. The trial of a petition under this Act shall, so far as it is practicable, consistently with the interest of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the court finds the adjournment of the trial beyond the, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नोटिस वगैरह है, आओ जरा ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी से याद रखना, कागज कागज मतलब डॉक्यूमेंट। Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible। कोई भी डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस के अंदर, प्रोसीडिंग में, जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर? दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। ये कागज तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए एविडेंस में शामिल नहीं करेंगे। इस एक्ट में अगर आप कोई कागज दोगे तो उसके साथ ऐसी व्यथा नहीं, वो रजिस्टर्ड हो ना हो, स्टैम्प्ड हो ना हो, उसको एविडेंस में उसका सीधा उसका एग्जिबिट लगाएंगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट मना नहीं कर सकती उसको। बहुत बड़ी बात है। बाइस, प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरास, हेडिंग में कर लो, एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। यस, इसी कारण से जितने भी ये डाइवोर्स डिवोर्स के केसेस हो गए, ये आप कभी भी जैसे कोर्ट में जाओगे ना, कोर्ट लिस्ट में देखने की कोशिश करोगे तो किस हिसाब से मिलेगा? वो 7-8 एक्स लगा देते हैं, एक्स वर्सेस एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जिसका, और साइड साइड में केस का जो नंबर लिख देते हैं, ये उसको पता लगेगा जो वकील है बस, बाकियों को नहीं पता लगेगा। क्यों क्यों संसार को बताना? आओ जी। डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट वेदर डिफेंडेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग है वो डिफेंड करी है या नहीं करी है, यदि कोर्ट सेटिस्फाई है एनी ऑफ द ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट करता है कि कोई भी ग्राउंड, एंड द पिटिशनर एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द रिलीफ इज sought by him on the ground specified in subsection A, सब क्लोज A of clause B or clause और सब क्लोज C of clause 2 of section 5। अब बटा जवाब, इज नॉट इन एनी वे टेकिंग द एडवांटेज, वो कि भैया आप फायदा नहीं उठा रहे हैं ऑफ हिज और हर ओन रोंग, और अपनी डिसेबिलिटी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है जी। अगर कोर्ट को पता लग गया कि अपनी ही गलती का फायदा उठा के और क्या है, एक फायदा और ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन, ठीक है ना। कोर्ट काटा मार देगा उस पर, मना कर देगा वो रिलीफ देने से। बी, where the ground of the petition is the ground specified in clause first of subsection 1 of section 13, क्या था? एडल्ट्री। द petitioner जो है हैज नॉट इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार से वो एसेसरी सहायक नहीं होना चाहिए, या फिर सुविधा पर सप्लाई करने वाला नहीं होना चाहिए, या फिर और कंडोन उसको माफ नहीं करने वाला होना चाहिए। लेट से वाइफ या फिर हस्बैंड एडल्टर या फिर एडल्टर्स है, ठीक है जी, और वाइस वर्सा हस्बैंड वाइफ को, स्पाउस को पता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो क्या करती है? वो बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, ठीक है जी, या फिर बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है जी, कंडोन कर दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर कंडोन करने के बाद कोर्ट के सामने जाएंगे कि जी डाइवोर्स दे दो, तो ध्यान रखना कोर्ट डाइवोर्स नहीं देगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में जो बसा सकता है वो अदरवाइज भी बसा सकता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उठ के कोर्ट के सामने क्यों आए?
और वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटिशनर इज क्रुएल्टी, और अगर पिटिशन का ग्राउंड क्या है, क्रुएल्टी है, तो पिटिशनर हैज नॉट इन एनी मैनर कंडोन द क्रुएल्टी, किसी भी प्रकार से कंडोनेशन का फैक्ट, कंडोनेशन माफ करने का फैक्ट नहीं आना चाहिए। एक बार भी अगर पूरे की पूरे केस के अंदर किसी भी लाइन से झलक गया कि हस्बैंड जो भी पिटिशनर है उसने माफ कर दिया रिस्पोंडेंट की क्रूरलिटी को, रिस्पोंडेंट की एडल्ट्री को, ठीक है जी, गया केस, उड़ गया। बीबी, जहां पर डाइवोर्स इज सोट ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, सच कंसेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, यह कंसेंट फोर्स से, फ्रॉड से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से जनित नहीं होनी चाहिए। सी, द पिटिशन नॉट बीइंग ए पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 इज नॉट प्रेजेंटेड और प्रोसिक्यूटेड इन कोलूजन, ठीक है जी। कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी पिटिशन जो इस एक्ट में आई है सेक्शन 11 की पिटिशन को छोड़कर, वो कोलूसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सेक्शन 13 भी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उसमें तो लिखा ही हुआ है कि ये टुगेदर जाएगी, ये कोलूसिवली ही जाएगी। कोलूसिव का मतलब होता है मिली भगत। लेट्स से एक लड़का लड़की है, वो बड़े फ्रॉड से हैं, ठीक है जी, अब उनको डाइवोर्स लेना है, उनके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है, क्रूरल्टी करेंगे तो भैया अब मेडिकल कराना पड़ेगा, मेडिकल करा नहीं सकते, ठीक है जी। कन्वर्जन कन्वर्जन का कोई इशू है नहीं, मतलब ये शादी तोड़ने के लिए कन्वर्ट टू क्यों करें, छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ना मिलके वो करते हैं कि एडल्ट्री का वो ग्राउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। अब वो एडल्ट्री का ग्राउंड क्रिएट करते हैं दोनों मिलके कोलूसिवली, कोर्ट को ये बात पता लग जाती है, केस डिसमिस। बी, देयर हैज नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है जी। कोई अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले नहीं होना चाहिए। ओ ले, बहुत साल पहले क्रूरटी हुई थी और डिले हो गया 5-6 साल का, अब आया, कोर्ट पूछेगी भाई इतने टाइम के बाद क्यों क्यों आ रहा है। अगर सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर पाएगा तो ठीक है, नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा तो टाटा बाय। there is no other legal ground why relief should not be granted then, and in such a case but not otherwise the court shall decree such relief accordingly, ठीक है जी। छोड़ दो इसको, इतना तो खास नहीं, चलो आओ दो। बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ, ठीक है जी, कोई भी रिलीफ देने से पहले इट शैल बी द ड्यूटी, अंडरलाइन शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट के फर्स्ट इंस्टेंस में वो क्या करेगा, वो हर पॉसिबल तरीका अपनाएगा, ठीक है, किस लिए, ताकि कंसिस्टेंटली विद द नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, हर प्रयास करेगा, एंडेवियर प्रयास करेगा टू ब्रिंग अबाउट द रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, कि ये पार्टीज मान जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें। लेट्स से डाइवोर्स के लिए आए तो भाई कोर्ट ये बोलेगी, बोलेगी भाई आप देख लो एक बार। इसी कारण से आजकल मैंडेटरी है कि मीडिएशन सेंटर भेजते ही भेजते। पहले तो कोर्ट डिसाइड करता था कि इनका मीडिएशन करवाएं ना करवाएं, अब तो जैसे ही डाइवोर्स की पिटीशन आएगी, पहली तारीख केस एडमिट होगा, दूसरी तारीख मीडिएशन सेंटर लगी, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि वो क्या करेगा, हर प्रयास करेगा रिकंसिलिएशन करवाने का, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन, पर तो ये बता दिया जाता है कि ये जो दूसरा सबसेक्शन है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो अप्लाई होता है किसी प्रोसीडिंग में, जो वेर इन रिलीफ, जहां पर रिलीफ सोट किया गया है, कहाँ, क्लोज 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। 13 का दो क्या था, कन्वर्जन, ठीक है जी। 3, अनसाउंड, ठीक है जी। 4, वेनरल कम्युनिकेबल सेक्सुअल डिजीज। 5, 4 रुपये ले गया। हाँ वो 7 साल के लिए अनहर्ड है। 6 के अंदर तो बेसिकली क्या है कि वो रिनाउंस कर दिया है बाय एंटरिंग इनटू सम रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है जी। यहाँ अब देखो, अगर ये वाले डाइवोर्स के केसेस आए हैं ना, वहां पर कोर्ट जो है रिकंसिलिएशन का प्रयास नहीं करेगी, सिंपल सी बात। क्यों नहीं करेंगे, जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म वाले लोग के पास, या फिर जो जिसने रिनाउंस ही कर दिया संसार, उसको जबरदस्ती कैसे बनाएंगे। छोड़ दो। 4 को सारा स्टार लगा लेना। जो भी कॉपी है ऑफ डिग्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दोनों पार्टीज को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट को अंडर लगा लेना। 23 है, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स।
In any proceedings for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought. उसके पास एक राइट क्या है कि वो जो भी उसके रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, तो रिस्पोंडेंट को जरा बॉक्स कर लेना या फिर अंडरलाइन कर लेना। रिस्पोंडेंट के पास सिर्फ इतना अख्तियार नहीं है, ये नहीं है कि भाई उसके खिलाफ जो केस आया सिर्फ उसको डिफेंड डिफेंड करेगा। उसके पास क्या अख्तियार है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। मे नॉट ओनली ओपोज द रिलीफ सोट ऑन द ग्राउंड ऑफ petitioners एडल्ट्री क्रूरटी और desertion, बट वो फ्री है एंड ऑल्सो मेक ए काउंटर क्लेम, बॉक्स कर लो, वह काउंटर क्लेम भी बना सकता है फॉर एनी रिलीफ, अंडरलाइन एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट, अंडरलाइन अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड, एंड इफ द petitioners adultery cruelty or desertion proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground. Yes, डिफेंडेंट जो आता है, रिस्पोंडेंट जो इस एक्ट के अंदर आएगा, उसके पास सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ अपना केस डिफेंड करे, अगर वो चाहे तो काउंटर क्लेम में डाल सकता है। और काउंटर क्लेम कैसे आएगा, वो थ्रू पेटिशन है। 24, मेंटेनेंस पेंडेंट लिट, बहुत बड़ा हो गया ना तो। मेंटेनेंस पेंडेंट लिट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, बिल्कुल सिंपल सिंपल अंडरलाइन कर लो। हाँ, क्या देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट कम काउंटर क्लेम बोल देते हैं, लेकिन अगर काउंटर क्लेम लगा रहे हो तो फिर 20 रुपए की टिकट भी लगेगी उसके ऊपर। ठीक हो गया। अगर अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एक पिटीशन और डालनी पड़ेगी उसके अंदर, फिर वो पिटीशन डलेगी। जिसके ऊपर पिटीशन की हेडिंग नहीं लगी उस पर काउंटर क्लेम की हेडिंग लगी। आओ जी, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स, अंडरलाइन एनी प्रोसीडिंग्स, यानी आप इस एक्ट के अंदर डाइवोर्स ले रहे हो या डाइवोर्स नहीं ले रहे हो, परंतु इस एक्ट के अंदर कोई रिलीफ है वो क्लेम कर रहे हो। इस एक्ट के अंदर सिर्फ डाइवोर्स, डाइवोर्स है क्या, है ना, तो एनी रिलीफ हो गया। अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर द वाइफ या फिर हस्बैंड, एज द केस में जो भी केस हो, बी हैज नो इंडिपेंडेंट, जिसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है सफिशिएंट जो उनके लिए हो और इस सपोर्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड order the respondent to pay petitioner the expenses of the underlying expenses of the proceedings, underline, and monthly during proceedings such sum as having regard to the petitioner's own income and income of the respondent it may seems to the court to be reasonable। ठीक है जी, देखो कैसा है, मेंटेनेंस पेंडेंट, यानी जब तक ये प्रोसीडिंग चलेगी पेंडिंग रहेगी कोर्ट के सामने तब तक जो है मेंटेनेंस मिलता रहेगा। ठीक है जी, उसकी बात हो रही है। प्रोवाइडेड दैट, एंड टाइम मेंटेनेंस की बात हो रही है। प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स and such monthly sum during the proceeding shall as far as possible be disposed of within 60 दिन, underline disposed of underline within 60 days, कब से, underline from the date of service of notice on the wife or the husband as the case में भी, जो ये 60 दिन अंडरलाइन करना, कर लेना, और फ्रॉम द डेट को अंडरलाइन कर लेना। और ये फ्रॉम तो जहां जहां मिलेगा आपको अंडरलाइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। परमानेंट एलिमनी यानी परमानेंट मेंटेनेंस, any court exercising jurisdiction under this act may, at the time of the passing any decree or any time subsequent thereto, an application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, जो भी केस हो, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant, yes, उसकी लाइफ से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना एप्लीकेंट की। as having regard to the respondent, respondent की खुद की इनकम भी देखनी पड़ेगी, petitioner की भी खुद की इनकम देखनी पड़ेगी if any, यदि कोई है, the income and the other property of the applicant, applicant की भी इनकम और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, the conduct of the parties भी देखना पड़ेगा, and other circumstances of cases भी देखने पड़ेंगे। इट में सीम्स द कोर्ट, अगर कोर्ट के हिसाब से लगता है, जस्ट लगता है, फेयर लगता है, एंड एनी सच पेमेंट में बी सिक्योर्ड, और एक पेमेंट सिक्योर करी जा सकती है इफ नेसेसरी, अगर ऐसा जरूरी है, बाय चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, कैसे, रिस्पोंडेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा के भी यदि मेंटेनेंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी कोर्ट करवा सकती है, तो कोर्ट कर देगी। इफ कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो गई दैट देयर इज ए चेंज इन द सर्कमस्टांस, हो गया है ईदर पार्टी एट द टाइम आफ्टर इट हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, इट मे एट द इंस्टांस ऑफ ईदर पार्टी, या तो वेरी कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, रिसाइंड कर सकती है, कोई भी ऑर्डर जो इस सेक्शन के अंदर बनता है। नंबर 3, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि पार्टी जिसके फेवर में ऑर्डर गया है मेंटेनेंस का अंडर दिस सेक्शन, वो रीमैरी कर लेता है या कर लेती है, और इफ सच पार्टी इज दी वाइफ, और यह पार्टी कौन है, वाइफ है, अंडरलाइन वाइफ,
वट दैट शी हैज नो रिमेन्ड चेस्ट, और वो पवित्र नहीं रही है, वो पाक नहीं रही है, और इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड, और अगर वो हस्बैंड है, दैट ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड द वेडलॉक। ठीक है ना। तो उस हस्बैंड ने क्या किया है, आउटसाइड द वेडलॉक जाके क्या कर दिया, इंटरकोर्स कर लिया सेक्सुअल। इट मे एट द इंस्टांस ऑफ द अदर पार्टी, तो दूसरे पार्टी के इंस्टांस पर ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है ये वेरी हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, रिसाइन हो सकता है। एनी सच ऑर्डर इन सच मैनर, उस मैनर में जो भी कोर्ट बताएगी। 26 कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, सिंपल। जो मेंटेनेंस है उससे अलग रिलीफ है कस्टडी वाला। ठीक है ना। कस्टडी जो होती है एक केस के अंदर चाहे जितनी बार करवाओ आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है या उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। एनी प्रोसीजर अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस कारण से क्या लिखा है, टाइम टू टाइम पास करेगा क्या, एंट्रीम ऑर्डर, बॉक्स करो एंट्रीम ऑर्डर। ध्यान रखना इसमें कोई जजमेंट या डिग्री नहीं आती है बच्चों की कस्टडी के लिए, हमेशा एंट्रीम ऑर्डर आता है। मेक सच प्रोविजन इन द डिग्री, कैसे डिग्री के थ्रू, एज इट में डीम जस्ट, जो भी डीम जस्ट लगे या प्रॉपर लगे, विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द माइनर, अंडरलाइन करो, कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन, कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस, उनकी विशेस के, उनकी इच्छाओं के साथ साथ में, वेयर पॉसिबल, जहां तक, वेयर एवर पॉसिबल, जितना संभव हो सके, एंड में आफ्टर द डिग्री, अपॉन एप्लीकेशन बाय पटिशन। और अगर देखो, अगर केस पेंडिंग चल रहा है, माँ बाप लड़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन लगाएंगे, एंट्री ऑर्डर के थ्रू हो जाएगा। अगर केस डिसाइड हो रहा है तो वाया डिग्री ऑर्डर आ जाए। ठीक हो गया। और अगर लेट्स से केस डिसाइड हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन बाय पटिशन डालना पड़ेगा, फॉर द पर्पज मेक फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल सच ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ such children as might have been made by such decree or interim orders in case of the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and previous provisions previously made। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी। चलो, प्रोवाइडेड ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है जी, ये 60 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट। उसके ऊपर पटिशन, पटिशन था, ऊपर भी रिस्पोंडेंट था क्या, 24 में। हाँ, इसमें तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और हस्बैंड है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। आओ जी। 27 डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, यस, इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट द कोर्ट में such provision in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented or at about the time, simple heading से कर लो। 28 सिर्फ हेडिंग से कर लो, अपीज फ्रॉम द डिक्रीज और ऑर्डर्स, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। 28A एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, सिर्फ हेडिंग से कर लो। 29 सेविंग्स, काम खत्म। सेविंग के अंदर तो कुछ कराने का। हाँ, 29 पहला पढ़ा देता हूँ। 29 का एक मैरिज सोलेमिनाइज बिटवीन दो हिंदूज के बीच में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच इज अदरवाइज वैलिड, जो कि अदरवाइज वैलिड थी, शैल नॉट डीम्ड टू बी इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं डीम करी जाएगी, और एवर टू हैव बीन इनवैलिड, नहीं इनवैलिड करी जाएगी, बाय रीजन ओनली ऑफ, सिर्फ इस रीजन के कारण, द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के कारण, दैट द पार्टीज देयर टू बिलोंग टू द सेम गोत्र, के सेम गोत्र में शादी कर ली थी भाई उन्होंने तो, या फिर सेम परिवार में शादी कर ली थी, या फिर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन से हैं, या डिफरेंट कास्ट से हैं, या फिर सब डिवीजन से हैं, सेम कास्ट से हैं। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस कारण से इनवैलिड नहीं हो जाएगी शादी। 18 मई 1955 से पहले कोई शादी वैलिड थी, और ये एक्ट आने के बाद वही वैलिड शादियां इनवैलिड होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो शादियों को सेव कर दिया है। Oh, number two, nothing contained in this act shall be deemed to affect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of the Hindu marriage। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, अंडरलाइन करो कस्टम को, अंडरलाइन करो स्पेशल इनेक्टमेंट को। ठीक है जी। अब ये जो कस्टम है या स्पेशल इनेक्टमेंट है, ये प्रिविलेज है। ठीक है। चलो जी। ठीक है, रिपील हो गया। नेक्स्ट देखो जी, इसको एक बार बेर एक्ट को बंद करके देखते हैं, करो एक बार बंद। ठीक है जी। सेक्शन 1 शोर्ट टाइटल एक्शन, सेक्शन 2 हिंदू की डेफिनेशन, सेक्शन 3 अदरवाइज इंटरप्रिटेशन। अगर थोड़ा सा और रेफरेंस देंगे तो 3 का A,
हाँ इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन। ए में कस्टम। ठीक हो गया। बी कोड। सी, सी फॉर चाइल्ड, बच्चा। ठीक हो गया। हाँ हाँ बोलो, ट्रू बोलो, बट बच्चे ही तो होगे। हाँ, ठीक हो गया। और डी, डी में भी सी, देखो जरा। अच्छा इसमें डी में क्या, तो सी में क्या है? नहीं नहीं, अच्छा दो का सी देख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया। हाँ फुल, हाँ डी में यू ट्राइन करना, ठीक है। एफ में फादर्स पिंडास, और जी में, ठीक है जी। चलो जी, चाची चलो। ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया, 5 के अंदर कंडीशन आ गई, 6 रिपील है, 7 के अंदर फेरे आ गई, ठीक है जी। 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन आ गया, 9 के अंदर आरसीआर आ गया, 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन आ गया। 10 ए भी है क्या? 10 ए तो नहीं है ना? हाँ। 11 आरसीआर आ गया, 12 सॉरी, 11 वोइड आ गया, 12 वोइडेबल आ गया, 13 डाइवोर्स आ गया, 13 ए अल्टरनेटिव रिलीफ आ गया, 13 बी म्यूचुअल डाइवोर्स आ गया, 14 वो 1 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, ठीक है जी। और 15, हाँ दूसरी शादी कब कर सकते हो? 16 बच्चों की लेजिटिमेसी, वेलफेयर लेजिस्लेशन आ गया, ठीक है जी। 17 बाइगेमी की पनिशमेंट आ गई। 18 चाइल्ड मैरिज वगैरह उनकी पनिशमेंट पेनल्टी वगैरह आ गई, ठीक है जी। 19 जुरिस्डिक्शन आ गया, शाबाश, ठीक है जी। 20 हेल्प ले सकते हैं हम। कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन, हाँ ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं बेसिकली, ये जो 20 21 22 23 24 ये रहेंगे ना, 20 21 22, ऐसे उनमें से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। हेडिंग से ही आ जाएगा। 21 में सीपीसी अप्लाई कर दिए, 22 के अंदर इन कैमरास, सॉरी 21 से भी तो है, ट्रांसफर हो गया। ओ 21 बी भी तो है, स्पेशल प्रोविजन हो गया। 21 में कागज भी हो गया, 22 के अंदर कैमरास हो गया, प्रिंटिंग और पब्लिश की वो हो गई, ठीक है जी। डिक्रीज इन प्रोसीडिंग्स 23 के अंदर आ गया, वही जो है रिकॉन्सिलिएशन की जो वो करेंगे। 24 के अंदर मेंटेनेंस पेमेंट, 23 से भी है क्या? यस, काउंटर क्लेम आ गया बेसिकली 23 ए के अंदर, ठीक है जी। 24 के अंदर मेंटेनेंस पेमेंट लेट आ गया, 25 के अंदर परमानेंट मेंटेनेंस आ गया, 26 के अंदर कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन आ गया, 27 के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ द मैरिज आ गया, ठीक है जी। 28 में अपील वगैरह आ गया, अपील है क्या 28? ठीक है। हम्म। 28 से एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री और जैसे सीपीसी बताया गया वैसे हो जाएगी, ठीक है जी। 29 में सेव हो जाता है, ठीक है जी। ये हो गया है। कल जो है, हाँ कल जो है अपना फाउंडेशन का बंद रहेगा, ठीक है ना? तो चलो, एक ही बच्चा बैठा हुआ है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। कल जो है युक्ति, जो मेरा जो फाउंडेशन है ना उसका ऑफ है, बेसिकली एग्जाम्स है। कल सैटरडे हो जाएगा, परसों संडे हो जाएगा, तो अपने पास 2 दिन है। अगर आप सुबह फ्री हो तो फिर मैं सुबह क्लास ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। आप सिंपल चैट पे यस नो लिख के भेज दो, या फिर सिंपल थम्स अप कर दो। समय कर लेंगे अपना, जैसे 9 से 12 कर लिया। नेट की कल की, हाँ नेट की तो होगी। मैं तो आऊंगा बेसिकली। फिर टाइम बताओ, कोई टाइम सजेस्ट करो। 9 की जगह 10 कर सकते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, अभी तो शायद वो नेटवर्क की दिक्कत होगी, ठीक है ना? मैं ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है, सुबह की क्लास का टाइम। या फिर आप बेसिकली क्या है, अपने आप यहाँ पे उस पर डिस्कस कर लो, कल क्लास मिस हो जाएगी मेरी से, आपको टाइम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा उसको तो।
ठीक है ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख ले। चलो ठीक है, ये कहाँ गया, कहाँ से होगा ये। अच्छा, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, ठीक है ना, संडे किसी भी टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली आपको मैसेज डाल दूंगा टाइम का, ठीक है ना, 1 डेढ़ घंटा एक पर लगा लेते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के सारे क्वेश्चन। और वो क्लास आपने जीके की लगाई, या फिर कोई टेंशन नहीं है उस पे, उसमें उसमें अपना कर लेते हैं, वो लाइव सेशन लगा लेते हैं, ठीक है ना, उसमें फटाफट 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 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलो, सी यू आफ्टर सम टाइम। 7 बजे से पहले ही लगा दूंगा, डोंट वरी। ये बंद कहाँ से होगी, स्टॉप रिकॉर्ड।